कि if I studied in University of Bologna in Italy, and when I got into University of Edinburgh in Scotland, and when I won scholarship for King's College London and Leicester, it was not because I was born with a golden spoon. No, my parents could not afford 6 करोड़ की तालीम. Harrods पे जाके करती हैं. Why do you have this necessity कि आपका हार्ट टूट रहा है, but you have to showcase कि you're wearing Harrods का, you have a Harrods का shopping bag. अंदर कुछ हो या ना भी हो. ग्रेड 6 के बच्चे की बुक्स जो है इस वक्त कैम्ब्रिज की, सिर्फ मैं बुक्स की बात कर रहा हूँ, कॉपीज उसमें शामिल नहीं, नोटबुक शामिल नहीं है, वो है अराउंड 25,000 रुपीज. Oh my God. इतना मिसकंस्ट्रूड नोशन है. सॉरी मुनी, आई एम कटिंग यू कि बाहर we're not victim of racism, we are victim of racism अपनी हरकतों की वजह से. If you are a well, जब मैं इस्लामाबाद से आई थी तो हमें कहा था बर्गर बच्ची आई है, and I'm like what is burger बच्ची, what do you mean by burger, कैसे वर्ड्स तुम लाहौरीज यूज करते हो, क्योंकि उस टाइम पे I was like मैं तो लाहौरी नहीं, मैं तो इस्लामाबाद से आई हूँ. ये grading system, it's just like one way or another these institutions are sucking the blood of parents. हमारे इदारे जो हैं वो बाहर के फॉरेन क्वालिफाइड टीचर्स को फंड करने को तैयार ही नहीं है. If they see themselves going abroad, which I believe they all should, क्योंकि हमारे रसूल ने भी बोला हुआ है कि अगर तालीम हासिल करनी है उसके लिए अगर चीन भी जाना पड़े तो जाओ. बाहर की दुनिया आपको बरसफ़र आपके लिए वसीला ज़फ़र होता है. Dialect is the language which they speak within their communities, so it unites the people of their community. Lingua franca क्या क्या? Language which is universally spoken, a language which can bring together people of different nationalities. वहाँ पे जिम डिवाइड हुआ है, जिम और स्विमिंग पूल में. वहाँ पे जो मदर्स आई हुई होती हैं, no don't talk in Urdu, speak in English, and I'm like ये क्या है? ये colonial mindset जब worse than Indian accents. Yeah. अब वो लिटरली मदर सिस्टर कर रहे होते हैं इंग्लिश में. I know you understand what I'm saying. लेकिन क्यों मुनी प्रॉब्लम हो चुकी है? क्योंकि माशाल्लाह हम पाकिस्तानियों की हरकतें इतनी लाजवाब हैं, बाहर हम इतने ब्लैक लिस्टेड लोग हैं. मैं यूक्रेन में जब काम कर रही थी, मेरा नाम फातिमा ही था हमेशा से. आई नेवर हैड अ सूडो नेम. व्हाई? बिकॉज व्हेन आई वुड कम्युनिकेट विद द क्लाइंट, सो ऑफ कोर्स इट वाज नॉट इजी फॉर देम टू डिटरमिन इफ दैट्स अ पाकिस्तानी पर्सन हु इज टॉकिंग. इट्स जस्ट एन अनफॉर्चुनेट थिंग दैट पीपल डू नॉट वांट टू डू बिजनेस व्हेन द मुस्लिम आइडेंटिटीज आर इन्वॉल्व्ड. इतनी गंदी गालम गलोच. आप वो बाहर जाते हैं, बैंक से लोन्स लेके भाग जाते हैं. ठीक हो गया, गाड़ियों के सामने अपने आप का छलांग मारने की कोशिश करते ताकि एक्सीडेंट हो हल्का. सो आवर operations has told us no Pakistani bank accounts will be opened in our bank now. कि only send those kids abroad जो कि एक पर्सनालिटी टेस्ट पास करते हैं, जिनका पीछे बैकग्राउंड बिल्कुल क्लीन है. और मैं तो साफ साफ बात करूँगी, पता नहीं उनका नाम क्या था, कोई शाजिया समथिंग था, HR कंसल्टेंट का नाम क्या था. आई तो डोंट इवन माइंड गिविंग हर नेम ऑन अ पब्लिक फोरम. She is the biggest fraud I've ever met in my life. Right. And she took the money from me, and my dad always said, Fatima, I'm not getting a positive vibe from this consultant. मुझे जो नफरत है, this is for all the interviewers. Don't ask questions. Where do you see yourself in 5 years? ये कहता हूँ कि 35 के बाद आप अपनी बुजुर्गी का ऐलान कर दें. बस कर दें. Don't say that. अच्छा ये है, ये पता मुझे मिड लाइफ क्राइसिस हो रहे हैं आपसे बात करके. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंग डिजिटल. माय नेम इज़ मुनीर अहमद. आज की इस नशिस्त के अंदर एक ख़ास मेहमान है. ख़ास इस वजह से हैं कि जिस तरह से वोकल होकर बात करती हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर यूजली ख़वातीन इस तरह से बात नहीं करती. कॉन्फिडेंस लेवल ख़वातीन का इतना हाई नहीं होता. अभी इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया. क्या ये फ़ॉरेन एजुकेशन का फ्लेवर है, या इन्होंने अपनी इस पर्सनैलिटी के ऊपर, अपनी इस आवाज़ के ऊपर, अपने इस करिश्मा के ऊपर काम किया. हमारे यहाँ यूजली ये देखा जाता है कि ख़वातीन को ऊपर आने की जैसे कोई कोशिश करता है तो उसको दबाया जाता है, क्योंकि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है. लेकिन इन्होंने उन सारी चीज़ों को बाईपास करके अपना एक नाम बनाया. मैं बात कर रहा हूँ फातिमा अब्बास की. कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं और एजुकेशनिस्ट अपने आप को क्लेम करती हैं. तो आज खट्टी मिट्टी बातें भी इनसे करेंगे कि पाकिस्तान के एजुकेशन का जो हालात चल रहे हैं, आप अपने आप को एजुकेशनिस्ट क्लेम करती हैं, आपने क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया. अस्सलाम वालेकुम फातिमा. हाय मुनीर, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. फातिमा कैसी हैं आप? ठीक है. सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका जी पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए. अच्छा, हम कोशिश करेंगे कि कम्युनिकेशन को विल ट्राई टू मेक इट एज मॉडरेट एज पॉसिबल, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इंग्लिश में भी नहीं जा सकते क्योंकि हमारी ऑडियंस मिक्स है. ठीक है, लेकिन आपको लिबर्टी है, जैसे आप चाहें आप बात कर सकती हैं. सबसे पहले फातिमा मैं स्टार्ट करना चाहूँगा आपकी इनिशियल जर्नी से. कहाँ पर पैदा हुई,
ये जो एजुकेशन का जो सिलसिला स्टार्ट हुआ ये कहाँ से हुआ और कहाँ तक लेके गई इसको? राइट, तो मुनीर ज़्यादा बोर नहीं करूँगी ऑडियंस को अपना इतना लंबा डिटेल्स दे अच्छा, के। वैसे भी ऑडियंस होगी बोर क्योंकि हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं ना, तो एपेटाइट ही नहीं है हमारा एजुकेशन लेट्स सी, डिपेंड्स ऑन द व्यूज दैट कम, लेट्स सी को कैसा आता है। मेरा बैकग्राउंड एक्चुअली इन अ नटशेल ये है कि आई वाज बोर्न ऑफ कोर्स इन पाकिस्तान। माय अब्बा वाज इन एविएशन, he was a fighter pilot and he did very well in his career. Right. Unfortunately he got into an accident jiski wajah se he had to take a premature retirement, and then you take army and aviation out of a army man, he does not resonate well with the civilian life. Right. तो ये हुआ कि then we got into, I studied in Beacon House, then I went into Head Start where I did my O levels and A levels. A levels के लिए हम लाहौर वापस आ गए from Islamabad. My dad was working in Mobilink, so we lived in Islamabad for 7 years, and then A levels के लिए I came back to Lahore. I did my A levels from Beacon House, and then I was in NCA initially. एक साल NCA में नहीं समझ आई कि नहीं समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये मैं एक चीज़ स्टूडेंट्स को ज़रूर कहती हूँ अपने कि इट इज़ एब्सोल्युटली ओके टू बी लॉस्ट आफ्टर A levels और FSC. आई थिंक जितने भी, अगर आप बाहर के ममालिक में जाएं, आप खुद बाहर रह कर आए हुए, यू विल सी मेजॉरिटी 16 years old 17 जब वो अपना कॉलेज ख़त्म करते हैं वो 1 साल का गैप ईयर लेते हैं. और वो गैप ईयर इतना ज़रूरी और कंड्यूसिव है हमारे लिए. क्यों? क्योंकि इट गिव्स अस द लेवरेज फर्स्ट ऑफ ऑल टू मेंटली रेस्ट. क्योंकि FSC हो गया, O levels A levels हो गए, इट सैचुरेट्स यू. एग्जैक्टली. और यहाँ पे हमारे यहाँ तो अगर आपका थोड़ा सा भी गैप आ जाए ना, साल का गैप आपने ले भी लिया, तो सबसे पहला सवाल उठाया फेल हो गए थे क्या? एग्जैक्टली. ठीक है. और अगर क्यों लिया था, बीमार हो गए थे, ये 2 ही चीज़ें मेजरली. Exactly. और वहाँ पे पर्पसफुली लिया जाता है. एग्जैक्टली, पर्पसफुली, बिकॉज वहाँ पर आपकी मेंटल वेलबींग को बहुत एक्नॉलेज किया जाता है कि यू हैव टू बी मेंटली एट रेस्ट, ताकि आप नेक्स्ट स्टेप जो लो आप उसको एक आराम से उसके ऊपर वर्क अपॉन करके लो. यहाँ पर हमें क्या होता है कि हम लोगों ने अपने ही प्री सेट यूनिवर्सिटीज़ को जी लिस्ट डाउन किया हुआ होता है कि अगर हमने बिजनेस करना है, हमने ये करना है, लम्स हमारा IV है यहाँ पे, विच इज़ ऑफ कोर्स ऑल राइट. ठीक है ना, ठीक है, लम्स इज लम्स इन द एंड, बट आई हैव माई feedback on LUMS as well कि what you see is not what you get. ठीक है ना. एंड वही अभी आपकी ऑफ कैमरा हमारी जो बात हो रही थी कि अनफॉर्चुनेटली इंस्टीट्यूशंस जो हैं they've just become a source of them making money out of, you know, middle class people, lower middle class people. And I have my friends jo ke, so I play polo. I'm in an equestrian club, and wahan pe I have a dear friend who's actually a lot younger than I am. वो LUMS में अभी undergrad कर रहा है. And it was so saddening for me, Munir, जब उन्होंने मुझे बताया कि because his parents are not able to afford the full tuition, and he is on scholarship. And he was about to lose his scholarship, unfortunately, क्योंकि his father was not able to meet the deadline. एंड बाहर क्या होता है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू मीट स्कॉलरशिप की कोई डेडलाइन, क्योंकि वहाँ पे भी अगर आपको फुली फंडेड नहीं, पार्शल या पार्शल फंडिंग मिली हुई है, एंड फॉर सम रीज़न आपका ईजे, वहाँ पे द वर्ड ईजे इज़ यूज बेसिकली, इट काइंड ऑफ लाइक focuses on your financial capacity. And for example, अगर वहाँ पे देखते, गवर्नमेंट देखती है कि अच्छा इस बच्चे के पेरेंट्स की एक फाइनेंशियल कैपेसिटी है, ये इतना बिलो द पावर्टी लाइन है, ये मिडिल क्लास में होता है, और अगर वहाँ पे पेरेंट्स एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते कि इस साल इस महीने हम अपनी बच्चों की ट्यूशन नहीं दे, हमें प्लीज़ वेवर दे दें या हमें इंस्टॉलमेंट प्लान दे दें, हमेशा आपका एक्सेप्ट होता है. लोन्स भी मिलते हैं आपको वहाँ, लोन्स मिल जाते हैं. यहाँ पर तो वो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. सो इट वाज सो शॉकिंग फॉर मी, एंड आई वाज हाउ इज दिस पॉसिबल कि लाइक आई मीन यू आर ऑन स्कॉलरशिप. यस, दैट इज अनफॉर्चुनेटली द ट्रू स्टोरी. अच्छा, यहाँ पे सॉरी आपकी बात करूँ, स्कॉलरशिप का वर्ड जैसे आपके माइंड में आता है ना, एक चीज़ तो पहले ही सबसे डिस्टिंग्विश हो जाती है कि बच्चा क्रीम है ऑलरेडी. क्योंकि जाहिर है एक नालायक बच्चे को तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, एक लाइक बच्चे को मिलेगी. भाई आपको तो उसको हाथों में रखना चाहिए ना, पलकों पे रखना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी टॉपर है, वो कल को जाके आपके इंस्टीट्यूट का नाम और ऊपर करेगा. जस्ट बिकॉज ऑफ फंड्स, जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रीजन आप उसको ऑलरेडी एक स्ट्रेस में डाल दिया आपने. एग्जैक्टली. मतलब मुनीर देखें, ये जो है ना, इट्स अ वेरी हार्ड ब्रेकिंग थिंग. ये आपने इतनी, यू सेड इट सो ब्यूटिफुली ओवर हियर कि लाइक स्कॉलरशिप equates to you being a topper in your own skin. It means कि as compared to those, ठीक है, बाकी लोग भी, कि आप देखें जब आप एक क्लास में आ जाते हैं ना, finances does not matter. What matters is कि आपके पेरेंट्स अमीर होंगे,
आप अमीर नहीं हो. So or you are a representation of your own self. Do not represent what you have been born into. You need to. अब हमारी ना देखें दुनिया के डायनामिक्स बड़े चेंज हो रहे हैं. I cannot say I am what I am because I was born with a golden spoon. No, I was not born with a golden spoon in my mouth. I may look or appear to be so कि जब मेरी ट्रैवलिंग हिस्ट्री को लोग देख रहे होते हैं कि ओह शी स्टडीड देयर. नो, बट पीपल डोंट नो कि if I studied in University of Bologna in Italy, and when I got into University of Edinburgh in Scotland, and when I won scholarship for King's College London and Leicester, it was not because I was born with a golden spoon. No, my parents could not afford 6 करोड़ की तालीम. Let's be very honest. 6 करोड़ की तालीम के अलावा वहाँ पे जो एक्सपेंसेस है, नो, आई कुड नॉट आस्क माई पेरेंट्स कि आप मुझे जी 6 लाख रुपए पाकिस्तानी भेजे जो कि मैं कन्वर्ट करके 2000 पाउंड अपना दूंगी. 2000 पाउंड में कुछ होता भी नहीं है वहाँ पे. I had to work my head off in order to get what I got. Right. And that journey was anything but a bed of roses. तो स्कॉलरशिप का क्या है, सिर्फ जो हमारा डिस्टिंक्शन है बाहर के ममालिक से करके हम लोग अभी भी क्यों I still call it a third world country and a broken country. बाहर आपको एक प्लेटफॉर्म, ब्रीदेबल प्लेटफॉर्म मिलता है टू अचीव योर गोल्स इन अ ब्रीदेबल स्पेस. यहाँ पर यू डोंट नो कि अगर आप अपनी तालीम को बचाओगे आप बाकी एक्सपेंसेस कैसे कवर करो. यहाँ पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ नहीं. मैं तो इंटर्नशिप की अमाउंट देख के हैरान हो जाती हूँ कि अभी तक हम 10,000 रुपये इंटर्नीज़ को दे रहे हैं, हम 15,000 रुपये इंटर्नीज़ को दे रहे हैं. आप बाहर जाओ, आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट ही 300-400 यूरो से होती है, विच इज़ अ बिग अमाउंट ऑफ नंबर. ठीक है ना, बिग नंबर व्हेन इट कम्स टू यू बीइंग एबल टू पे ऑफ फॉर योर रेंट. वहाँ का एक एक बच्चा अपना रेंट खुद कर रहा होता है, वहाँ का एक एक बच्चा अपने टैक्सेस खुद भर रहा होता है. सो देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ योर पेरेंट्स फंडिंग यू, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने एजुकेशन को इतना स्ट्रीमलाइन किया हुआ है. सो दैट मेक्स मी क्वेश्चन व्हाई नॉट हियर. हमारे पास या तो हम इतने गरीब गुरबा नहीं, हमारा मुल्क गरीब गुरबा नहीं है, हमारा मुल्क करप्ट है अनफॉर्चुनेटली. और करप्ट वो लोग नहीं है जो देखिए मैं इस चीज़ के ऊपर एक फंडामेंटल मेरा बिलीफ है, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान. हमारे हुक्मरान भी हमारे से निकले हैं. लेट अस ऑल आस्क आवरसेल्व्स, कल को ठीक है हम अपने रोल्स को स्वाइप करते हैं, हम लोग भी उन सारे VVIP प्रोटोकॉल्स को एंजॉय करेंगे. तो हमने सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि हम अपने नफ्स को कितना मार सकते हैं. हमारे पास थोड़ी सी भी पावर आती है, वी ऑल नो वी एक्सप्लॉइट. हम सारे ऑस्टेंटेशन पे यकीन करते हैं. हमारे पास कुछ भी एक लग्जरी आती, लग्जरी आइटम है. इट्स सो डिस्कस्टिंग फॉर मी टू से बट इट्स एक्चुअली वेरी हिलेरियस कि मैं काफ़ी अपनी मेरी दोस्तें हैं, नो ऑफेंस टू माई फ्रेंड्स, तो कोई भी वो शॉपिंग हैरिट्स पे जाके करती हैं. वाई डू यू हैव दिस नेसेसिटी कि आपका हार्ट टूट रहा है बट यू हैव टू शो केस कि यू वेयरिंग हैरिट्स का, यू हैव अ हैरिट्स का शॉपिंग बैग, अंदर कुछ हो या ना भी हो. यू नो वाई डू यू हैव टू शो केस यू होल्डिंग अ बैग बिकॉज यू जस्ट वॉन्ट टू शो कि यू हैव अ लुई वुइटन बैग और यू हैव अ डियोर बैग. आप उसी प्लेटफॉर्म से अपने डियोर दिखा रहे बट आप उसी प्लेटफॉर्म से डोनेशंस के पैसे मांग रहे हो. आपका एक बैग उस डोनेशन को 10 डोनेशंस वो पूरी कर सकता है. तो मुझे ये हिपोक्रेसी हमारे मुल्क की समझ नहीं आती है कि आप 10 लाख का 15 लाख का बैग अफोर्ड करते हो बट व्हेन इट कम्स टू फंडिंग एक गरीब की बच्ची, व्हेन इट कम्स टू फंडिंग कोई कैंसर पेशेंट, या व्हेन इट कम्स टू फंडिंग पीपल हु डोंट हैव द मीन्स टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन, then you're asking for donations. फातिमा, इसका बड़ा एक सिंपल सा ना, मैं हमेशा कहता हूँ एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लें आपको इसका आंसर मिल जाएगा. आपके जितने फ्रेंड सर्कल्स हैं, फ्रेंड सर्कल के अलावा जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स, उन पे एक नज़र दौड़ाएं आप. बहुत दफ़ा दौड़ाई है. 5 साल में you will not find a single case जिसका लाइफस्टाइल नीचे गया हो. Exactly. And at the same time, if you meet them and ask them क्या चल रहा है, तो उनके एक ही जुमला निकलेगा, बहुत बुरे हालात हैं. उनसे बढ़ के गरीब तो कोई है ही नहीं है. देखें, जो गाड़ी आज से 5 साल पहले हमारी 20 लाख की थी, आज वो 1 करोड़ 20 लाख की हो गई है. एग्जैक्टली. लाइफस्टाइल लोगों का हमेशा ऊपर से ऊपर ही नजर आ रहा है. ग्राफ इतना ऊपर जा रहा है कि मतलब उस ग्राफ को देखने के लिए आपको जो है ना अच्छा खासा मतलब स्टडी करनी पड़ेगी. बट ऑन द अदर हैंड बिजनेसेस पूछ लें, लोगों की वैसे पूछ लें, हालात मर गए वाला चक्कर है. And that is so sad, isn't it? वो बिल्कुल आपने सही कहा है कि देखिए LV का बैग लटकाना जो है वो फैशन बन चुका हुआ है. फैशन बन चुका है, एग्जैक्टली. पर ये देखें, ये सारा वर्ल्ड वाइड भी इसी तरह से ही है, लेकिन जो हमारे यहाँ चल रहा है ये सारे का सारा हम अक्सर ब्लेम तो डाल देते हैं पॉलिटिशियंस के ऊपर, बट अल्टीमेटली दे आर फ्रॉम अस.
मैंने वो ये एक बात की, मतलब वो exactly. एलियंस तो नहीं है, वो Exactly. यहीं से अपॉइंट हो रहे हैं, ठीक है। Exactly. अब मतलब अगर इस बात को कहना बड़ा आसान लगता है, आपकी बात पे वजन है कि हमें भी जब मौका मिलता है अपने लेवल पे रहते हुए, हम भी मतलब उस करते पावर हैं। को यूटिलाइज करते हैं। फर्क क्या है कि उनके पास फैसिलिटीज या उनके पास वो पावर उस लेवल की है जिस लेवल पे वो बैठे, हमारे पास हमारे Exactly. लेवल की, हम उसी में ही। अब देखिए आज आपके पास छोटी गाड़ी भी है ना, तो आप एक साइकिल वाले को, एक रेडी वाले को किस तरह से धुतकारते हैं रोड के ऊपर, ठीक है। तो Exactly. लाइकवाइज वो क्योंकि बड़ी गाड़ी पे होते हैं, उनके पीछे 4 डाले भी होते हैं, तो इसलिए वो अपने लेवल पे धुतकारते हैं। एग्जैक्टली और आप इनके हाल इंग्लैंड में जाके देखा करे, वो उन्हीं लाइनों में खड़े होते हैं जिसमें एक नॉर्मल ऊबर वाला लड़का खड़ा हुआ बिल्कुल होता बिल्कुल है। ऐसे ही। एंड दैट गोज फॉर आवर पॉलिटिशियंस टू। वी हैव ऑल सीन द वीडियोस इन व्हिच यू नो ऑल दोस पॉलिटिशियंस आर स्टैंडिंग इन द लाइन फॉर वेटिंग फॉर देयर कॉफी टू कम और वेटिंग जस्ट टू गेट समथिंग टू ईट। बिल्कुल यू आर ऐसे ही। स्टैंडिंग इन अ लाइन लाइक अ कॉमनर, सो व्हाई इज इट दैट फ्रॉम अ कॉमनर यू बिकम लाइक दिस वीवीआईपी पर्सन जिसके आगे पीछे लेफ्ट राइट एंड सेंटर डाले। मेरे अब्बू ना एक चीज़ कहते हैं, वो कहते हैं, यू नो व्हेनेवर देयर इज अ कार पासिंग बाय, बुलेट प्रूफ कार्स होती है वो। सो माई डैड एक्चुअली सेज वन थिंग वेरी ब्यूटिफुली, ही इज लाइक, बेटा जब मौत आनी है ना तो 7 पर्दों के पीछे भी आप छुप जाओगे ना, वो आ जाएगी। बिकॉज हमारी अल्टीमेट रियलिटी क्या है? हमारी डेथ। डेथ इज समथिंग विच इज़ प्रॉमिस्ड। तो आई मीन इट्स जस्ट इंसेन कि लाइक जस्ट यू नो ये वीवीआईपी प्रोटोकॉल्स हो गए, ये सिर्फ इतनी आप देखिए ना पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या आ रही है मुनी, पाकिस्तान में गरीब गरीबतर होते जा रहे हैं, अमीर अमीरतर होते जा रहे हैं, मिडिल क्लास तो वक्त के साथ गायब होती जा रही है। सो ईदर यू आर रिच और यू आर पुअर, where is the middle class? असल में the biggest question mark which we now have is what exactly is the identity of the middle class now? बिल्कुल सही है। You understand? अभी इसका जो है ना इम्पैक्ट हर जगह पे है, चाहे आप Exactly. टैक्सेशन के निज़ाम को ले लें, एजुकेशन के निज़ाम को ले लें। अभी जस्ट लास्ट वीक मैं एक स्कूल में था, तो बच्चे की फ़ी उन्होंने 40% इंक्रीज कर दी। So मैं sad. रेज क्वेश्चन कि भाई किस तरह, किस लॉ के तहत आप कर रहे हो? कहता जी हमारे एक्सपेंस मीट नहीं हो रहे। मैंने कहा Yeah. देखो भाई, बीइंग अ मार्केटर मैं आपको एक मशवरा दे सकता हूँ। आपने वही किया है जो पाकिस्तान का टैक्स सिस्टम करता है कि जो ऑलरेडी टैक्स नेट में है उनको इतना डुबा दो कि वो Exactly. सैंडविच की पैटी बन के रह जाए। Exactly. मैं क्या, आप बजाय इसके, आपका स्कूल बड़ा है, आपकी स्ट्रेंथ इस वक्त जितनी होनी चाहिए उससे कहीं कम है, रात दिन क्या बर्डन उन स्टूडेंट्स पे डालो जो ऑलरेडी आपको एक अच्छी hefty अमाउंट पे कर रहे हैं। भाई आप इनटेक लो ना, Exactly. आप नए एडमिशन्स के ऊपर फोकस क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक है, आप अपने एडमिशन सिस्टम को बेहतर करें, आप अपनी मार्केटिंग टीम को बेहतर करें, और रात दिन के जो हैं उन पे बर्डन डालने के बजाय आप नए लोगों को लेके आए, नए स्टूडेंट्स को लेके आए, ताकि आपकी जो डिजायर्ड स्ट्रेंथ है वो भी पूरी हो पाए और आपका स्कूल में लगे कि हाँ यार ठीक है, बाकी बर्डन नहीं आ रहा। Yeah. अब उस पे काम नहीं करते, अब वो जो है बस उसी को निचोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखें मुनी, इसके ऊपर ना ब्रंट हमारे ऊपर भी आता है। अब माई फादर इन ऑल ऑनेस्टी इज़ लाइक द मोस्ट, ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल, नॉट बिकॉज ही इज़ माई फादर, बट उनकी कुछ बातों में ना बड़ा एक वज़न होता है। तो व्हेन आई केम बैक राइट एंड आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, एक दूध का डब्बा अब्बा ओवर हियर इट हैज स्टार्टेड टू कॉस्ट अराउंड 450 रुपीज़। हो गया बिल्कुल। मतलब बाहर आई वुड पे 90 सेंट्स 1 पाउंड और 1 पाउंड, ठीक है, आई एम नॉट गोना लाई, इंग्लैंड भी रो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है, यूरोप ऐसे भी ही। रो रहा है, बिकॉज थिंग्स हैव बिकम सुपर एक्सपेंसिव। लेकिन आपकी अर्निंग भी उतनी होती है। अगर मैं 3,500 यूरो कमा रही हूँ, उसमें से 600 यूरो मैं अपना रेंट दे रही हूँ, जिसमें से 200-300 यूरो मेरा ग्रोसरी, तो मेरे पास जेब में सेविंग्स में 2,000 यूरो फिर भी आ रहा है, मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर मेरी सैलरी 50,000 रुपये है बेसिक, और उसमें से 450 रुपये का एक दूध का डब्बा आ रहा है, तो दैट मीन्स कि 49,500 तो मेरे वैसे ही उतने रह गए। और उसके बाद फिर आपने अपनी टैक्सेस देने, 40% आपकी इनकम के ऊपर टैक्स लग गया है। तो मेरे अब्बू ने मुझे ये चीज़ बताया, ही इज़ लाइक नहीं, पाकिस्तान महंगा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे महंगाई के साथ पीपल अडेप्ट, आप अडेप्ट करते जाते हो। जितने ज़्यादा गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने स्कूल्स को महंगा किया, किसी ने स्कूल्स में अपने बच्चों को छोड़ा? नहीं छोड़ा। तो ये हमारा क्या हो गया? ऐसा नहीं है। देखिए मैंने अभी ये जो बताया ना इंसिडेंट, मैं स्ट्रेट खड़ा हो गया। मैंने कहा भाई एज पर लॉ यू कैन नॉट इंक्रीज मोर देन 10%, और 10% भी एक्चुअल जो है 5 to 7% है। 10% इज एक्सेप्शनल केस, you need to submit couple of documents, then you get approval from the government. But उन्होंने 40% के आसपास 37-39%, मैंने कहा मैं अपना बच्चा निकाल रहा हूँ, they said you're more than welcome. ठीक है, सीधा उन्होंने काउंसलरों को बोला कि ठीक है जी इनके क्लियरेंस दे दे। मैं दूसरे स्कूल में गया, वहाँ पता चला भाई बच्चे को सिर्फ डालने के लिए you need roughly 100,000 just to enter.
ठीक है, sad, वो yeah. उसमें आपके एडमिशन डाल रहे हैं, आपकी सिक्योरिटी डाल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, मतलब देखो कितना इनसेन सिस्टम है कि आप एक बच्चे को एडमिशन दिला रहे हो भाई, यू जस्ट नीड टू फिल वन डॉक्यूमेंट, वो भी हम फिल करके दे रहे हैं, उसके लिए आप 30,000 40,000 यूरो आस्किंग। अच्छा, अब यहाँ तक प्राइसेस बढ़ चुकी जी, हैं। 40,000, 30 से 40 इज वेरी वेरी एवरेज स्कूल का, बहुत हाई एंड के नहीं बता रहा, सिर्फ एडमिशन फी है, फिर सिक्योरिटी चले वो रिफंडेबल होती है, बट स्टिल उसकी भी मुझे समझ नहीं लगती, बिकॉज यू आर चार्जिंग इन एडवांस। या तो हो ना कि बच्चे ने पढ़ने के बाद आपको देना है, तो यू नीड सम सिक्योरिटी फी। बच्चे की पहले ही फी ले रहे हैं, जैसे ही बच्चा एंटर हो रहा है आप उसकी फी पहले ले रहे हो, फिर सिक्योरिटी के क्या रीजन, अच्छा फिर उसके ऊपर आप एडमिशन फी ले रहे हो, सिक्योरिटी फी ले रहे हो, फिर एक और रजिस्ट्रेशन फी, रजिस्ट्रेशन फी इज ऑल्सो 4,000 5,000। ये मैं बिल्कुल नॉर्मल स्कूल्स की बता रहा हूँ, टियर 1 का तो बात ही नहीं कर रहे अभी ना। और फिर आपको कुछ पता ही नहीं है। अब आप कैन यू इमेजिन ग्रेड 6 के बच्चे की बुक्स जो है इस वक्त कैम्ब्रिज की, सिर्फ मैं बुक्स की बात कर रहा हूँ, कॉपीज उसमें शामिल नहीं, नोटबुक शामिल नहीं है, वो है अराउंड 25,000 रुपीज। ओह माय गॉड, 25,000 वो है। और तकरीबन रफली आपको यूनिफॉर्म ये सब कुछ डाल के आपकी नोटबुक्स सारा कुछ डाल के 50,000 के आसपास एक बच्चे की आपको कॉस्ट करती है। आई थिंक पेरेंट्स को एक जॉब तो सिर्फ बच्चों को पालने के लिए करनी पड़ती है, और उसके बाद फिर तो बड़ी बात सीरियसली, यू नो दैट इज़ द रीज़न। अगर आप देखें ना हमारे मुल्क के अंदर ये डिवोर्स रेट, हमारा मुल्क नहीं, लेट्स जस्ट से ग्लोबली ये चीज़ क्यों होती जा रही है। पाकिस्तान चले इसलिए क्योंकि पाकिस्तान अभी भी बाकी जगहों से बहुत पीछे है। पाकिस्तान में जब से मैं आई हूँ, मेरे ख़ुद के इनर सर्कल में इतना डिवोर्स बढ़ चुका है, इतना डिवोर्स बढ़ चुका हुआ है। एंड देन समटाइम्स व्हेन आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स एंड दे आर लाइक ऑल्सो सेइंग, दे ऑलवेज क्राइंग अबाउट चाइल्ड सपोर्ट, कि इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू फाइनेंशियली सपोर्ट आवर किड्स। और अभी जिनका एक बेटा भी है या बेटी है, दे आर क्राइंग, दे लाइक, यू नो, वी आर नॉट एबल टू अफोर्ड, we're not able to afford. And I'm not talking about poor, I'm talking about financially well put together people. लेकिन it's just the matter कि अगर अभी आप बताएं क्लास 6 की एक बात कर रहे हैं कि सिर्फ बच्चे की एग्जिस्टेंस के 1.5-2 लाख रुपए लग रहा है, अभी तो उसकी फीस स्टार्ट होनी है। बिल्कुल फीस स्टार्ट होनी है। तो फिर इसलिए तो डिवोर्स रेट, और लोग शादियां नहीं अब कर रहे हैं बिकॉज पीपल आर नॉट इवन एबल टू अफोर्ड मैरिजेस नाउ। ठीक है ना, 4-5 साल आई थिंक 2016 की बात है ये। तो आई वॉज जस्ट सिटिंग विद वन ऑफ माई इंडियन कोलीग, तो ऐसी कल्चर पे बात होने लग गई। तो मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था तो वहाँ पे ज़्यादातर इंडियंस ही थे, तो हम बड़े अच्छी हेल्दी डिस्कशन हुआ करती थी हमारी। तो एक दफ़ा वैसे ही ना डिस्कशन होने लगी, मुझे कहता मुनीर मुझे ना एक चीज़ पाकिस्तान की बड़ी अच्छी लगती है। मैंने कहा यार क्या चीज़ अच्छी लगती है? अच्छा वहाँ पे कभी भी हमने इस चीज़ पे रेसिज्म पे और ये जो सारी फजूलियात है ना जो सिर्फ 5% लोग बात करते हैं, उस पर कभी भी जहाँ पे आप कॉमन कल्चर में आप भी रही हैं, आपने भी देखा कभी बात नहीं होती, अच्छी चीज़ों पे बात होती है। ये इतना मिसकंस्ट्रूड नोशन है, सॉरी मुनी आई एम कटिंग यू, कि यू नो बाय वे नो वी आर नॉट विक्टिम ऑफ रेसिज्म, वी आर विक्टिम ऑफ रेसिज्म अपनी हरकतों की वजह से। इफ यू आर अ वेल पुट टुगेदर एजुकेटेड पर्सन हु इज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान इन इट्स ट्रू एसेंस, इन अ ब्राइट व्हाट डू यू कॉल इट, क्या कहते हैं, एक अच्छी उसकी रिप्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं, सो यू आर वेरी वेल रिस्पेक्टेड, बल्कि यू आर एक्चुअली गिवन 10 times more credit and acknowledgement for being a Pakistani who because you stand out. बिल्कुल ऐसा ही है, you know. अब उसने मुझे, अब मैं अपने इंडियन कोलीग के साथ बैठा था, उसने मुझे बड़ी प्यारी बात की। उसने कहा यार मुझे जो आपके कल्चर में जो चीज़ अच्छी लगी है ना, कहता है आज भी आपकी ख़वातीन प्रॉपर अपना जो एक फॉर्मल ड्रेसिंग है उसको फॉलो करती है। कहता है हमारे यहाँ साड़ी ख़त्म हो गई है। Oh, really? हाँ, कहता है आज भी आपके यहाँ उर्दू अच्छी, पंजाबी अच्छी, जो आपकी रीजनल लैंग्वेजेस है बोली जाती हैं। Yeah. आज हमारे यहाँ हिंदी, या जिस तरह उसने एग्जांपल दी कि मलयालम जितने केरलाइट के जो लोग हैं मलयालम, उसने कहा वो इंग्लिश बोलना पसंद करेगा या मलयालम बोलना पसंद करेगा, वो हिंदी नहीं सीखता। हिंदी हमारे यहाँ आहिस्ता आहिस्ता आउटडेटेड होती जा रही है। वो मतलब आउटडेटेड इस सेंस में कि बिल्कुल लोगों को पता ही नहीं है, लेटेस्ट उसकी वोकैबुलरी के ऊपर काम नहीं किया जा रहा, कुछ नहीं है। तीसरी चीज़ उसने बोली कि यार आज भी आप लोगों के यहाँ मैं ये चीज़ नोटिस करता हूँ मीडिया के थ्रू या जितना आप लोग बताते हो कि एक कमाने वाला है, 4 या 6 खाने वाले हैं, फिर भी आपकी अच्छी लाइफ है। कहता है हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आया इस वक्त, हमारी हर चीज़, हमारे उठने से लेके रात सोने तक और पैदा होने से लेके कब्र तक, कहता हमारा एक ही सिलसिला चल रहा है, सारा कुछ EMI पे है। हमने अपना मंथली जो इंस्टॉलमेंट्स होती, कहते हैं फ़ोन हमारे EMI पे, गाड़ी हमारी EMI पे, एजुकेशन सिस्टम हमारा EMI पे, इवन कहता है हमारे एक्सपेंसिव क्लॉथिंग तक, हमारी एक्सपेंसिव शॉपिंग तक EMI पे है। कहता है इधर से आपने 50,000 की शॉपिंग की, वेरी नेक्स्ट मिनट आपको आपके बैंक का मैसेज आता है कि भाई आपने इसकी 6 महीने की इंस्टॉलमेंट करवानी है। तो कहता है उस लूप की वजह से
हम दोनों को, हस्बैंड वाइफ को, दोनों को काम करना जरूरी हो गया, वरना सर्वाइवल ही नहीं है हमारा। राइट, ठीक है, तो हमारे यहाँ बहुत सारी अच्छी चीजें थी। अब आज देख लें आप, आज हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग मजबूर हो गए इस चीज के ऊपर कि आपको दोनों को या तो काम करना है या आपको अपनी अर्निंग के ऊपर फोकस करना होगा कि उसको बढ़ाएं किसी तरह भी। That's the thing, exactly. बाद में मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि आप एजुकेशन की जब बात हो रही है, आपने डेफिनेटली यहाँ से भी ओ लेवल किया, ए लेवल किया। आज से कुछ साल पहले तक ये एक काइंड ऑफ टैबू भी था मार्केट के अंदर कि जी ओ लेवल ए लेवल का जो बच्चा नहीं है, तो पहला तो उसको टैग दिया जाता था कि ही और शी इज़ अ बर्गर बच्चा, ठीक है, वो बर्गर का टैग दिया जाता था। फिर जब हम क्लियर हो जाता है हमारा, ओ लेवल कर लिया आपने, आगे आपको लेट्स से इंटर में जाना है या ए लेवल करके ग्रेजुएशन में जाना है, तो वो मार्क्स की डिडक्शन होती थी। तो आप, क्योंकि मेरे नज़दीक ओ लेवल ए लेवल का बच्चा वैसे ही आउटशाइन करता है क्राउड में। इतना इंटेलिजेंट बच्चा होने के बाद, इतनी हार्ड स्टडीज करने के बाद, व्हेन इट कम्स टू अ लोकल एजुकेशन सिस्टम, आपको मार्क्स आपके कम मिल रहे हैं, आप मेरिट पे नहीं आ पा रहे हैं, तो उस पे आपको क्या लगता है कि ये होना चाहिए इसके ऊपर? इट्स इनसेन, इट्स एब्सोल्युटली इनसेन। मेरी तो खुद मतलब इट वाज, जी ये जो वर्ड्स होते हैं ना, वर्बिएज, किसी को, जैसा जब मैं इस्लामाबाद से आई थी तो हमें कहा था जी बर्गर बच्ची आई है, एंड आई लाइक व्हाट इज बर्गर बच्ची, व्हाट डू यू मीन बाय बर्गर, कैसे वर्ड्स तुम लाहौरीज यूज करते हो? क्योंकि उस टाइम पे आई वाज लाइक मैं तो लाहौरी नहीं, मैं तो इस्लामाबाद से आई हूँ। एंड इट्स नॉट दैट, आई मीन इस्लामाबाद की एक अपनी नीश है, इस्लामाबाद की नीश इज नॉट लाउड, लाहौरीज आर लाउड। And sometimes a part of me wants to go back to Islamabad because I think I resonate well with the people in Islamabad, because आपकी एक wavelength होती है, right? अच्छा, so ये जो बर्गर वाली कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि ये मुझे लगता है कि it stems out of complexity. It's like a battle between haves and have-nots. Because ये जो आपने बोला है, किसी गिवन है कि ओ लेवल्स का बच्चा हमेशा आउटशाइन करेगा, क्योंकि आपकी ओ लेवल्स की और ए लेवल्स की जो ग्रूमिंग हुई हुई होती है वो इट्स अ गिवन थिंग, एंड उसमें एक बच्चे का फॉल्ट नहीं है कि ही और शी इज़ बॉर्न इन अ फैमिली हु कैन अफोर्ड टू गेट एजुकेटेड इन दैट सेटअप, राइट? हालांकि मैट्रिक और एफएससी, अगर आप, मेरी बहुत ब्रिलियंट कज़न्स हैं हु आर माशाल्लाह, एक वो लम्स में LLB कर चुकी हुई हैं, वो लम्स की बल्कि एक बहुत ही सीनियर पोजीशन में, शी डिड हर ओ लेवल्स राइट आफ्टर विच शी डिड हर एफएससी। हर इंटेंशन वाज टू गेट इनटू CMH, इनटू मेडिसिन, बट देन शी वाज बेसिकली ड्राइंग अ कंपैरिजन कि हमारे डॉक्टर्स जब ग्रेजुएट होते हैं उनकी सैलरीज क्या हैं, उनका फ्यूचर क्या है। एंड अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे CMH के डॉक्टर्स रो रहे थे प्रोटेस्ट कर करके कि हम करोड़ों की एजुकेशन हासिल कर चुके हैं और हमारी सैलरीज रोक ली जाती है, 40-50 हज़ार रुपये हमारी सैलरीज है, हमें ओवर टाइम, हम ओवर वर्कड होते हैं, अंडर पेड होते हैं। तो उसने उन चीज़ों को बड़ा सिस्टमेटिकली स्टडी करके शी ऑप्टेड फॉर लम्स। अच्छा, उसमें अब क्या बात आ जाती है कि ये दूसरी चीज़ कि ये तो चीज़ मुझे समझ नहीं आती ही, मेरा बल्कि समझ काफ़ी ऐसी चीज़ें जो नहीं आती, उसमें बेहतर आप ये समझ जाओ कि अंडरस्टैंड द फैक्ट, अगर आप बाहर नहीं जा रहे तो मत और अगर आपने मेडिसिन में जाना है या आपने किसी लोकल इंस्टीट्यूशंस में जाना जिसमें आपको पता है आपके मार्क्स डिडक्ट होने ही होने, बिकॉज दिस इज़ एन absurd सिस्टम, आई डोंट नो व्हाई डज इट वर्क लाइक दैट। एंड इसके ऊपर तो काम होना चाहिए कि आपके ओ लेवल्स और ए लेवल्स के ग्रेड को इक्विवेलेंट होना चाहिए। अभी दे दिए हो चुका है इस चीज़ का? अच्छा, आई हैव नो आइडिया। अगर कर दिया, अभी O2 में है तो रिसेंटली वी गॉट टू नो कि अभी उन्होंने इक्विवेलेंसी दे दी है उसको। यही करना चाहिए, तो पहले से ही करना चाहिए ना। तो उसमें ये है कि मतलब कि अगर ये चीज़, अगर फॉर एग्जांपल अगर अब हो रही है वेल एंड गुड, जब सब पहले हो रही थी तो आई वुड सजेस्ट कि देखिए अपने आप को अजियत से निकाल मत डालते, बेहतर यही कि आप मैट्रिक और एफएससी करें और उसके बाद आप सीधा सीधा कॉलेजेस में जाएं, जो भी आपने मेडिसिन के कॉलेजेस में जाना था। लेकिन ये है कि इन टर्म्स ऑफ ग्रूमिंग, इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी बिल्डिंग, ओ लेवल्स है, बिकॉज देखिए ओ लेवल्स यू कैन नॉट निगेट वन थिंग इज 10 times harder than metric. A levels you cannot negate 20 times harder than FSC. और ये दोनों के लिए, स्टूडेंट एंड पेरेंट्स बोथ, दोनों के लिए। पेरेंट्स जो हैं वो टन लोड ऑफ मनी इन्वेस्ट बहुत कर रहे हैं ज़्यादा, और जो ऑन द अदर हैंड स्टूडेंट है वो बेचारा पढ़ पढ़ के पागल हुआ। एग्जैक्टली, बहुत मुश्किल है O and A लेवल्स करना वर्सेस एफएससी। एफएससी भी आसान नहीं है, लेकिन एफएससी में चलो एटलीस्ट आपको ये ब्रीदर होता है कि आई रिमेंबर कि जब मैं 2014 में, मेरा 2013 में A लेवल्स ख़त्म हुआ, मेरा ग्रेड एक कोर्स में B आया जिसमें आई वाज श्योर मेरा A पक्का था। उस पेपर को रीचेक कराने के लिए बैक इन द डेज माई डैड हैड टू पे 20,000 जस्ट टू गेट द पेपर रीचेक। तो ये वही बात है कि ये जो अब पेपर चेकिंग, पेपर रीचेकिंग,
ये grading system, it's just like one way or another these institutions are sucking the blood of parents. ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है. So that's the thing. हायर एजुकेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, बिकॉज आपने वर्ल्ड वाइड डिफरेंट जगहों से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, तो आप पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को कैसे देखती हैं? I'm sorry but I don't really hold very high regard for our education systems. उसमें मैं इसलिए कसूरवार देती हूँ कि मैंने बहुत दफ़ा अपना सर पीट लिया है कि all those teachers who are coming from abroad and they genuinely want to invest, they want to contribute, people do not let them contribute. हमें आप लोग इतना अंडर पे करते हो, इतना अंडर सेमाई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ आपको 1 घंटे का 750 रुपये टैक्स कट के दे रही है. 750 रुपये. कॉफ़ी बाहर आप जाके ग्लोरिया जी में बैठो 1100 की आ रही है. ठीक है, हम फिर भी जा रहे हैं. उसमें हम सवाल पूछते हैं इसमें हमारा क्यों हम लोग नहीं देखते कि यार हमने भी अपने ब्रेड एंड बटर हमारा होना चाहिए. अनफॉर्चुनेटली बीइंग अ लेक्चरर आई कैन नॉट से विद कॉन्फिडेंस कि इट्स माई ब्रेड एंड बटर. आई विश इट वॉज. Therefore, I have to resort to alternate resources. कि अच्छा, from this I can sustain myself. It does not matter how rich you are. It does not matter if your parents are well put together. या fine नहीं. The reality is life has become expensive. हमारे इदारे जो हैं वो बाहर के foreign qualified teachers को फंड करने को तैयार ही नहीं है. हमारे बच्चों को वही पुराने ज़माने की टीचर्स पढ़ाई जा रही जिन्होंने ख़ुद वो बाहर गई नहीं हैं. रट्टा सिस्टम, जो कि मेरे बच्चे में से कंप्लेन कर रहे होते हैं कि मैम अच्छा हुआ क्या मुनीर, जब मैंने एग्ज़ाम पेपर्स देखे तो मैंने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में मैंने अपने क्वेश्चन पेपर्स को डिवाइड किया होता है. सब्जेक्टिव आते हैं, आई एम लाइक वाओ कितने मेरे एजुकेटेड बच्चे हैं, एक एक चीज़ वर्ड बाय वर्ड. जब आती ऑब्जेक्टिव की बारी मुझे नोजिया स्टार्ट हो जाता है उनके आंसर्स पढ़ के. इतने बुरे आंसर्स. ये पता क्यों? मैं आपको वही तो बताने लगी हूँ कि आपने उन बच्चों को इतना रट्टे में इन्वॉल्व कर दिया है कि जब आप उनसे उनके अल्फाजों में सवाल पूछते हो, दे कैन नॉट वर्ड देयर सेंटेंसेस, दे डोंट इवन नो व्हाट दे आर राइटिंग. आउट ऑफ सिलेबस हो गया है. मतलब मुझे उनकी इंग्लिश समझ नहीं आती और मेरे लिए इंग्लिश डज नॉट मैटर. इंग्लिश मैटर्स. लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, इफ़ दे सी देमसेल्व्स गोइंग अब्रॉड, विच आई बिलीव दे ऑल शुड, क्योंकि हमारे रसूल ने भी बोला हुआ है कि अगर तालीम हासिल करनी है उसके लिए अगर चीन भी जाना पड़े तो जाओ. बाहर की दुनिया आपको बरसफ़र आपके लिए वसीला ज़फ़र होता है. बाहर आप जो सीखते हो, मैं ये कहती हूँ आप बाहर जाओ, तालीम हासिल करो, उसका एक्सपीरियंस लो एंड देन कम बैक एंड कंट्रीब्यूट. यू ओ दिस टू योर मदर लैंड. लेकिन मेरे लिए इट इज़ एब्सोल्युटली सरप्राइजिंग कि इतने हमारे स्टूडेंट्स को, एंड देन जब उसके बाद वो रोते हैं मैम हमने बहुत मेहनत की थी ये वो. मैं कहा आई एम श्योर मेहनत की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डायरेक्शन है कि तुम लोगों ने वो मेहनत. मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, आई डोंट care about the longevity of the answer. I don't want to see you putting ratta in my answer. I want to see concepts. तुम लोग इतना घबरा जाते हो पेपर को अटेम्प्ट करते हुए कि तुम लोग ऑब्जेक्टिवली उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते हो, क्योंकि यू गाइस आर जस्ट लाइक यू नो रीडिंग एंड just doing that rote learning from the paper. It's impossible कि तुम लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आए. मैं अभी तुम लोगों से इसके जवाब पूछूंगी, तुम लोगों को वो चीज़ आएगी नहीं. क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने सारी अपनी एनर्जी रट्टे में लगाती. तो उन लोगों को वो कहते हैं हमें तो सारे टीचर्स इसी पे मार्क्स देते. मैंने कहा अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट वन ऑफ दोज टीचर्स. यू विल फेल इन माई पेपर एंड दैट्स ओके. आई एम नॉट गोइंग टू लेट यू डिटर्मिन योर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑन द नंबर विच यू गेटिंग, बट आई प्रॉमिस यू थोड़ी सी और मेहनत करो. आई नो दिस फॉर अ फैक्ट कि तुम लोग फाइनल एग्जाम में विद फ्लाइंग कलर्स पास करोगे. एंड मुनीर, आई स्वेयर टू गॉड, नॉट दैट आई एम लाइंग, every time final papers come, my heart is so big when I see how they improve. Right. Because it all comes down to the type of grooming which a professor is trying to provide to their students. But the onus of responsibility is also on to the student कि क्या वो उन teachers को खुद भी utilize करना चाहते हैं. लेकिन देखिए इसमें ना फातिमा प्रॉब्लम ये है कि अगर पूरी फैकल्टी में 1-2 टीचर इस तरह कहा भी जाता है, बच्चे जेलअप होना भी चाहते हैं आपके साथ. प्रॉब्लम ये है कि पूरा निज़ाम तो इसी तरह का ही ना. मेरे अब एक रिलेटिव है, वो न्यूजीलैंड से PhD करके आए. आके उन्होंने यहाँ पे एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर तकरीबन 2 साल सर्व किया. 2 साल के अंदर शी वॉज एबल टू राइट जस्ट 2 पेपर्स. ठीक है, रिसर्च पेपर जस्ट 2 किए और जगह जगह से उनको जो है ना
कॉर्नर्स के हर कॉर्नर के ऊपर एक स्टोन रखा जा रहा है उनके लिए कि आगे नहीं बढ़ना, ऐसे नहीं करना। Yeah. शी वेंट बैक, ठीक है, वापस That is गई। so sad. 2 साल के अंदर Yeah. शी रोट 12 पेपर्स, Yeah. ठीक है, और इस वक्त वो दुनिया के 500 टॉप रिसर्चर में है अपनी डोमेन के अंदर। Amazing. यहाँ रहते हुए उसके साथ जितने भी कोलीग थे उनके, वो सारे आज भी कोई जिन्होंने किसी ने 1 लिखा है, किसी ने 2, किसी ने 3, सिस्टम आपको आगे नहीं चलने दिए थे। उसकी True. रीज़न ये है क्योंकि जो मैं इसमें ये कहता हूँ कि जो वो आउटडेटेड रफ्टी हमारा निज़ाम है ना, उसमें अगर आप जैसा कोई वो WD-40 वाला स्प्रे लेके आ जाता है ना तो उसको कहते हैं नहीं भाई ये जंग इतना लग चुका है, ये WD-40 से साफ नहीं होगा, That is तो true. उसको या तो आगे नहीं बढ़ना दिया जाता। अब उसके पास चॉइस क्या है, या तो वो भी उन्हीं के रंग में रंगा जाए या फिर मूव ऑन कर जाए कहीं और। And that is so sad. बिल्कुल ऐसे ही है, That बिल्कुल is ऐसे ही so है। sad. अभी आपने बात की कि देखें बच्चे, मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, जो बाहर रहते हुए भी हुई थी और जो यहाँ आके भी होती है, एज एन एजेंसी ओनर जब हम किसी भी रिसोर्स को हायरिंग की तरफ जाते हैं, Yeah. आप इंटरव्यू के लिए बच्चे को बुलाते हो। अभी परसों की बात है, हमारे पास एक बच्चा आया, जैसे वो इंटरव्यू के लिए आया, 4 इंटरव्यूज उसके हो चुके थे, फाइनल मेरे साथ था उसका इंटरव्यू। फाइनल इंटरव्यू में आया, अच्छा मैंने कुछ भी उससे कोई, क्योंकि ज़ाहिर है पीछे हो गए सारा टेक्निकल, मैंने उससे बेसिक चीज़ें 2-4 पूछी एंड ही वॉज कन्फ्यूज्ड, ही वॉज नॉट एबल टू आंसर। अब देखिए जो 4 इंटरव्यू बच्चा पास करके आया है, तो इस पर 2 सवाल खड़े होते हैं, या तो वो बच्चा बिल्कुल कैपेबल नहीं था या मेरी टीम कैपेबल नहीं थी जिन्होंने मेरे तक उसको पहुंचाया। मैंने उसको बोला बेटा पानी रखा था उसके सामने, मैं कहा पानी पियो, गो टू द नेक्स्ट रूम, जस्ट स्पेंड 5 मिनट, कम बैक विद रिलैक्स माइंड। शायद वो आपकी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी देख के इंटिमिडेट हो गया नहीं, होगा। मैंने उसको बोला, मुझे लगा कि शायद थोड़ा सा ना प्रॉब्लम है कि ये हो नहीं सकता कि मेरी टीम ने 4 इंटरव्यू किए हैं, 4 लेयर्स बेवकूफ़ नहीं हो सकते। या मैंने कहा इसको सेकंड चांस देते हैं, क्योंकि वो अच्छा एक पोजीशन भी अच्छी थी, बच्चे का लग भी रहा था, जो मेरे पास नोट्स आए कि ये इसने कुछ ना कुछ किया हुआ है। भेजा उसको, वापस आया, आके ही वॉज स्लाइटली बेटर, 5-10% बेटर, बट लेकिन जो मेरा शक था वो दुरुस्त निकला कि बच्चे ने टीम को फेक किया, क्योंकि सारे इंटरव्यू जो शुरू में हुए वो सारे फ़ोन पे थे, तो उसने टीम को पागल बनाया। अब नेक्स्ट डे क्योंकि उसने सारा चैट जीपीटी और सारा कुछ करके रट्टे लगा के, वो रट्टे वाला सवाल यहाँ पे आ गया, उसने सारा कुछ किया। अच्छा नेक्स्ट डे ही सेंड अस अ मैसेज टू HR कि मुझसे गलती हो गई, गिव मी 1 मोर चांस, आई डिजर्व दिस जॉब एंड आई हैव एक्चुअली डन द वर्क, बट आई वॉज बिट कन्फ्यूज, क्योंकि मेरा जो लिखा हुआ था और जो वो पूछ रहे थे, क्योंकि मैंने तो वही देखना है जो उसकी CV पे लिखा हुआ है, तो कहते मैं आंसर नहीं कर पाया। अब ये प्रॉब्लम मुझे दुबई में भी रही है। वहाँ पे भी क्या होता है कि जब आप इंटरव्यू करते हो, क्योंकि एक इंटरनेशनल मार्केट है, वो इंडियन का इंटरव्यू करते हो या किसी और नेशनलिटी का करते हो वर्सेस पाकिस्तानी का इंटरव्यू करते हो, सैलरी सबसे हाई डिमांड होगी, बट बात ही नहीं कर पाएंगे। बेसिक कम्युनिकेशन एग्जैक्टली, बेसिक कम्युनिकेशन, क्योंकि आपका ये सब्जेक्ट भी है, एक्सपर्टीज भी है आपकी, ये कम्युनिकेशन है क्या? मुझे थोड़ा सा ज़रा हमारे बच्चों को भी बता दीजिए, ये क्यों इतना बड़ा हवा बन गया हमारे? हवा इसलिए क्योंकि हम लोगों ने इस चीज़ को सर पे सवार कर दिया है। देखिए आप एक चीज़ को जब समझोगे ना कंपल्शन के तौर पे कि ये कंपल्शन है, आप उस चीज़ को कभी भी डर के मारे ना सीख नहीं पाओगे। कम्युनिकेशन क्या है, मैं अपने स्टूडेंट्स को एक चीज़ हमेशा समझाती हूँ कि देयर आर 3 थिंग्स, राइट, 2 थिंग्स बल्कि। डायलेक्ट क्या है मुनीर, जो आप फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी एक क्लास में कुछ बच्चे गिलगित के आते हैं, कुछ बच्चे हुंजा के, कुछ बलूचिस्तान के। डायलेक्ट इज़ द लैंग्वेज विच दे स्पीक विद इन देयर कम्युनिटीज़, सो इट यूनाइट्स द पीपल ऑफ देयर कम्युनिटी. So now when they come to metropolitan cities like Islamabad, Lahore, Islamabad, what is that one language which unites them? Urdu. And then when they go abroad, what is the language which unites them? English. राइट, सो इंग्लिश को अगर हम लोग अपने सर पे से तलवार समझना बंद करें और इसको एज अ लैंग्वेज सीखें कि यार इट इज़ अ ब्यूटिफुल लैंग्वेज, इट इज़ अ लैंग्वेज कॉल्ड लिंगुआ फ्रैंका. लिंगुआ फ्रैंका क्या लैंग्वेज विच इज़ यूनिवर्सली स्पोकन, अ लैंग्वेज विच कैन ब्रिंग टुगेदर पीपल ऑफ डिफरेंट नेशनैलिटीज़. फॉर एग्जाम्पल जब मैं यूरोप में ट्रैवल कर रही थी, नाउ यूरोपियंस आर वेरी racist with their language. They know English, but they will make you sweat कि भाई हमारी ज़बान. And it also मतलब it also reflects कि how proud they are of their language. हम उर्दू को एक इतनी बड़ी तौहीन समझते हैं, स्पेशली हम जो अपनी बूजी लॉट को पाकिस्तान में देखते हैं. मेरे सामने जब मैं जिम जाती हूँ फॉर एग्जांपल, वहाँ पे जिम डिवाइड हुआ जिम और स्विमिंग पूल में. वहाँ पे जो मदर्स आई हुई होती हैं, नो डोंट टॉक इन उर्दू, स्पीक इन इंग्लिश. एंड आई एम लाइक ये क्या है? ये कलोनियल माइंडसेट जब तक हम अपना नहीं डिफीट करेंगे ना कि लैंग्वेज को लैंग्वेज लें. अब मेरी बहन की मदर इन लॉ है, शी इज़ अ मास्टर्स इन पंजाबी. वो
इंग्लिश वालों से भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं पंजाबी बोलते हुए, क्योंकि शी टेक्स सो मच प्राइड कि एक लैंग्वेज की खूबसूरती क्या जब आप उसको प्रॉपर तरीके से एक्सपर्टीज़ के साथ बोलो। लैंग्वेज है। हम लोगों ने ये सेगमेंटाइज जो करना स्टार्ट कर दी ना कि अच्छा इंग्लिश बोलने वाले इट बेसिकली रिफ्लेक्ट्स टू अपर क्लास। नो, इट डज नॉट। इंडिया में आप जाएं, ट्रांस पीपल आर द वंस, जो आपके ट्रांसजेंडर्स हैं, दे आर एक्चुअली 10 times more eloquent in English rather than just normal people. So English is basically just a language. Communications क्यों important है? अब जो आपका सवाल था, कम्युनिकेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जिस तरह मैंने अब आप खुद बाहर रहे हैं, अभी आपने क्या बताया था कि हमारे मोस्टली क्लाइंट्स यूके के होते हैं, यूएस। हम पाकिस्तान में रह के पाकिस्तानियों के साथ बिजनेस नहीं कर सकते। हम लोगों ने आउटसोर्सिंग करनी होती है। हम लोगों ने हमारे मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स जो आते हैं, स्पेशली सबसे बड़ी मार्केट कौन सी है? यूएस की है। तो हम लोगों ने यूएस के लोगों से बात करनी होती है। गोरों के साथ आप अपनी देसी लैंग्वेज में तो बात नहीं कर सकते हो ना। आई एम एन एडवोकेट ऑफ इवन इफ यू हैव एन इंडियन एक्सेंट, डोंट ट्राई टू फेक योर एक्सेंट। टॉक वानाबी नहीं बने, प्लीज डोंट बी अ वानाबी। मुझे इतना एक नौजिया हो रहा होता है ना फेक इंग्लिश एक्सेंट सुन के। टॉक लाइक अ नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज, जस्ट नो द लैंग्वेज, because that is a language which is actually basically making your client understand what you are and you understanding what your client wants. अच्छा, इसमें बल्कि एक पॉइंट मैं भी ऐड करना चाहूँगा। ये सिर्फ हमारे यहाँ जो है ना, यहाँ पे स्टक है कि हमारा एक्सेंट अच्छा होगा तो हमें एक्सेप्ट किया जाएगा। जितना वर्स्ट एक्सेंट मैंने कुछ इंडियन स्टेट्स के लोगों का देखा है, शायद दुनिया में इतना वर्स्ट। आप कभी इटालियन इंग्लिश सुनिएगा, यू विल बी शॉक्ड, इट इज 10 times more worse than Indian accents. अब वो लिटरली मदर सिस्टर कर रहे होते हैं इंग्लिश की। आई नो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन क्या है कि वो मैसेज पास ऑन करते हैं। exactly. उनका जो वो बात कर रहे हैं ना वो कंप्लीट होती है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, वानाबी बनने के चक्कर में हमें ये भूल जाता है कि भाई अगला वर्ड यहाँ पे क्या आएगा, अगला जुमला यहाँ पे क्या आएगा। हमने अपनी बात किस तरह करनी है, हमारा मेजर फोकस रहता है एक्सेंट पे। हालांकि एक्सेंट कुछ नहीं है। और दूसरा एक और प्रॉब्लम हमारे यहाँ भी जो मैंने देखा है पिछले कुछ सालों में, नाम को लेके बड़ा प्रॉब्लम है जी। नाम को लेके आपको पता है क्यों मुनीर प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि माशाल्लाह हम पाकिस्तानियों की हरकतें इतनी लाजवाब हैं, बाहर हम इतने ब्लैक लिस्टेड लोग हैं। नोबडी वांट्स टू वर्क विद पीपल फ्रॉम पाकिस्तान। मुझे भी इस चीज़ का, क्योंकि आई हैव आल्सो वर्क विद द यूएस मार्केट। हालांकि मैं यूक्रेन में जब काम कर रही थी, मेरा नाम फातिमा ही था हमेशा से। आई नेवर हैड अ सूडो नेम। व्हाई? बिकॉज व्हेन आई वुड कम्युनिकेट विद द क्लाइंट, सो ऑफ कोर्स इट वाज नॉट ईजी फॉर देम टू डिटरमिन इफ दैट्स अ पाकिस्तानी पर्सन हु इज टॉकिंग, राइट? हाउएवर नाम वाज ऑलवेज अ मैटर ऑफ क्वेश्चन। एंड द VP of sales जो हमारे था, रोमन, उसने ये बोला था कि फातिमा, it's not because we hate Pakistanis, it's just an unfortunate thing that people do not want to do business when the Muslim identities are involved. And मैं आपको एक और भी चीज़ बताऊँ मुनी, पाकिस्तानी बाहर जाते हैं, they're the worst type of people you will ever engage. मैं फॉर एग्जाम्पल जब यूरोप में थी, you can tell, अच्छा जी इतनी absurd हरकतें, इतना अनकेम्प्ड रहना, इतनी गंदी गालम गलोच। आप वो बाहर जाते हैं, बैंक से लोन्स लेके भाग जाते हैं, ठीक हो गया, गाड़ियों के सामने अपने आप का छलांग मारने की कोशिश करते ताकि एक्सीडेंट हो, हल्का सा भी उनको एक्सीडेंट हो जाए तो वो 10,000 इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे। तो इतना हम लोगों की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हुए हैं बाहर के, पीपल डोंट ट्रस्ट अस एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ आवर ओन डूइंग्स। लॉक्ड अप माइंडसेट है बेसिकली। मैं ये समझता हूँ कि हम अभी तक ना वो कुछ से बाहर ही नहीं निकले, हमने अभी तक वो बड़ा सोचना ही शुरू नहीं किया। इसकी मैं हमेशा एक तरह एग्जांपल देता हूँ कि देखें, हम लोग एक बड़ा जायगेंटिक साइज का स्टोर ओपन करेंगे, विल मार्केट इट लाइक एक छोटा सा कमरा है। ऑन द अदर हैंड इंडियंस की बात कर लें, चले गोरों को तो हम नहीं ना अपने साथ कम्पीट करते, इंडियंस एक छोटे से कमरे में स्टोर डालेगा, बट वो मार्केट इस तरह करेगा कि जैसे पूरे इलाके का सबसे बड़ा स्टोर उसका है। उन लोगों में ना एज अ नेशन बहुत सिंसेरिटी है। या मैं आपको बताऊं, हम लोग इतने डिवाइडेड हैं इधर भी और हम बाहर भी इतने डिवाइडेड हैं। मैं इन ऑल ऑनेस्टी ये बहुत ब्रोकन हार्ट के साथ बोल रही हूँ कि जब मैं बाहर थी, आई डिड नॉट वांट टू बेसिकली बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तानी कम्युनिटी। आई एम नॉट सेइंग इससे पहले कि मुझे बैकलैश मिले इस चीज़ पे कि ये मैडम बहुत फॉरेनर बन रही, कुछ लोग लिखते वापस चली जाए। इट्स नॉट दैट, आई एम एक्चुअली टेलिंग यू गॉड्स ऑनेस्ट ट्रूथ कि बाहर जो लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के बच्चे आते हैं, एक्सेलेंट
एक्सेलेंट हाँ, ऐसे ही, प्रेजेंटेशन। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन जितने आपके छोटे इलाकों के बच्चे आ रहे होते हैं, मंडी बहाउद्दीन हो गया, बहावलपुर हो गया, मुझे इस चीज़ पे हैरानी होती कि देखो फ्रेंड्स कि यू हैव अ लॉट मोर टू प्रूफ अपने आप को। ये आपको अगर आप इटली जैसी जगह पर आ गए, अब जर्मनी आ गए, अब नॉर्वे आ गए, आपको तो बल्कि और अपनी पर्सनालिटी बिल्डिंग में अपने Exactly. आप को उस पार पे लाने के लिए मेहनत करनी चाहिए, रादर देन कि सो हम बात क्या करते हैं कि पाकिस्तान से ये निकल है बट पाकिस्तान को अपने साथ ले आए। हाँ। सो दे डू नॉट वांट टू चेंज देयर आउटलुक ऑन लाइफ अब ऐसे ही है, इटली में आप देख लें जितनी लेबर क्लास है सारी पाकिस्तान से एंड है, यू डू और नॉट वांट टू लुक एट देम इफ आई एम बिल्कुल बीइंग ऐसे वेरी ही, ऑनेस्ट। बिल्कुल। और यू वो डोंट। हर वो काम कर रहे हैं जिस पे सिर्फ हमारा सर जो है शर्म से यही मैं आपको झुकेगा। बता रही हूँ, मेरा तो बैंक अकाउंट नहीं खोल रहे थे इटालियंस लोग, एंड आई वाज लाइक मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने मुझे बैंकोमात ने बुलाया और वो लोग पता क्या करते थे, आपको देते थे अपॉइंटमेंट और उसी अपॉइंटमेंट वो कहते थे क्यूजो, मतलब बैंक क्लोज्ड, कम टुमारो। इतना हमें जलील किया जाता है बाहर, इतना। फिर मैंने उसको बोला, मैं तो अंदर चली गई बैंक के, मैंने कहा नो क्यूजो, यू ओपन द बैंक, आई केम हियर, दिस इज माई अपॉइंटमेंट। उसने कहा वी विल नॉट help you out with your bank opening. मैंने कहा why? कहते this is the girl who came yesterday, she submitted fake documents, डैश डैश उसका नाम था, आयशा समथिंग उसका नाम था, और उसके ये तुम डॉक्यूमेंट्स देखो, ये उसने फेक घर के डॉक्यूमेंट्स किए हैं। My goodness. So our operations has told us no Pakistani bank accounts will be opened in our bank now. अच्छा, इसमें फातिमा प्रॉब्लम्स तो हमने डिस्कस कर ली, इसका सोल्यूशन क्या है? कोई लगता है Solution- आपको? क्योंकि देखें इंटरनेशनल स्टेज में ये समझता हूँ कि अगर किसी छोटे गांव से या देहात से या शहर से अगर किसी बच्चे को मौका मिलता है तो उसको तो इसको जो है ना एक ब्लेसिंग समझनी चाहिए, एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी समझनी चाहिए, और एक बड़े कैनवस पे पिक्चर पेंट करने का सोचना चाहिए, रात दिन के बस छोटे छोटे जुगाड़ लगा के दिहाड़ी लगा लेना। कहीं से 5,000 मिल गया, कहीं से 10,000 मिल गया, वो अच्छा जिस तरह आता है वैसे निकल भी जाता है उनका। और आप उनके हालात देख लें, 15-15, 20-20 साल से इटली में बैठे हुए हैं या यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में बैठे हैं, आज तक ना उनके पेपर मुकम्मल हुए और ना वो पीछे कुछ बना सके, ना उनके अपने हालात बेहतर हुए। इसके सोल्यूशन क्या लगता है? क्योंकि ये मेरे ख्याल में ये स्टेट लेवल के ऊपर इसके कोई ना कोई रेजोल्यूशन आना चाहिए, अदरवाइज ऐसा ही होता है। मिडल ईस्ट में देख लें आप, सबसे ज़्यादा लो वेज मिडल ईस्ट के अंदर पाकिस्तानियों की है। इवन बांग्लादेशीज़ की डिमांड हमसे बेहतर हो गई है, इंडियंस की डिमांड बेहतर है, इवन फिलिपिनोज की तो बहुत ही बेहतर हो चुकी हुई है। तो अभी भी सबसे कम वेज की बात होती है तो पाकिस्तानियों को कंसिडर किया जाता है। तो डू यू हैव एनी आंसर या डू यू हैव एनी सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम कि जहाँ पे हम नेशन वाइड कुछ ऐसा स्टेप लिया जाए? अब जैसा इंडिया ने काम किया है, उन्होंने यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट जो हैं किए हैं स्टेट लेवल के ऊपर। अब हमारे यहाँ क्या होता है, वीज़ा लगता है, बच्चा वहाँ पहुँचता है, वो 15-20 दिन, 1 महीना अच्छा खासा ख्वार होता है मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट और डिपार्टमेंट्स के बिटवीन। इंडिया का कोई भी रिसोर्स जब जाता है तो वो इंडिया में होते हुए उसका वीज़ा स्टैम्प होकर उसके पासपोर्ट पे आता है। जिस दिन वो लैंड करता है उसी दिन से उसकी जॉब स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज उसके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है सॉर्टेड हैं पहले दिन से। तो क्या कुछ ऐसा करना चाहिए हमें? कुछ ट्रेनिंग होनी चाहिए, कुछ ऐसी हमारी, अब जिस तरह फॉर एग्जांपल हज पे जाते हैं तो हज से पहले आई थिंक सो 1.5-2 महीना पहले मुख्तलिफ ट्रेनिंग कैंप्स लगना शुरू हो जाते हैं। उसमें सारी तरबियत की जाती है, बताया जाता है कि इसके क्या क्या अरकान है, कैसे आपको करना है, क्या क्या स्टेप्स आपने फॉलो करने, कहाँ आपको मुश्किलात आएंगी, कहाँ नहीं। क्या ये स्टेट लेवल पे ऐसा होना नहीं चाहिए, कोई ऐसा रूल एंड रेगुलेशन आ जाए कि आप चाहे किसी भी वजह से जा रहे हो, किसी भी लेवल पे जा रहे हो, आपको एक छोटा सा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से आपको पास आउट होना होगा? इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से पहले ना हमें इंडिविजुअल लेवल पे अपनी फितरत को बदलना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारी फितरत में ही धोखा देना लिखा हुआ है ना मुनीर, तो हम अपनी फितरत से नहीं भाग सकते। नहीं होना, डंडा पीर है पूरी दुनिया में, डंडा पीर है। और इन लोगों की वजह से ना जो वर्दी कैंडिडेट्स हैं ना, उनकी रेप्यूटेशन और उनके फ्यूचर्स करियर में लगे होते हैं। और ये जो आपने बोला है, देखिए इससे बेहतर तो और कोई सलूशन है नहीं। ये तो हमने बात कर ली कि ये तो डंडा प्रोग्राम है, क्योंकि हम अपनी फितरत से नहीं भाग सकते और हमारी फितरत में धोखा, डिसेप्शन, इट्स इन आवर ब्लड। ठीक हो गया? सो व्हाट इट डज इज इट डज डैमेज, वो, और हम वो डैमेज बर्दाश्त करते हैं, लेकिन हम उन सारे वर्दी कैंडिडेट्स को डैमेज कर रहे होते जो कि ये डिज़र्व नहीं करते। तो मेरे ख्याल से इफ़ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, सिलेक्शन क्राइटेरिया इतना सख्त कर दें कि ओनली सेंड दोज किड्स अब्रॉड जो कि एक पर्सनालिटी टेस्ट पास करते हैं, जिनका पीछे बैकग्राउंड बिल्कुल क्लीन है। और हमारी एम्बेसीज देखें बाहर होती हैं, हमारी एम्बेसीज को भी ना बाहर, क्योंकि अभी हमने ना अपनी पर्सनालिटी बिल्ड, इमेज बिल्डिंग करना बड़ा ज़रूरी है। जब तक दुनिया हमारी एक गंदी पर्सनालिटी को, गंदी इमेज को लेट गो नहीं करेगी, वी हैव टू स्टार्ट विद द क्लीन स्लेट,
राइट जब तक हम अपनी इमेज को दोबारा से रीबिल्ड रीस्ट्रक्चर नहीं करेंगे एज अ नेशन, तब तक वी विल नेवर हैव एनी रिस्पेक्ट अब्रॉड. तो वो जो चीज़ है वो एग्जैक्टली करें कि जी अपनी नीश को डिफाइन करें. हर टॉम डिक एंड हैरी को स्कॉलरशिप्स देना बंद करें, मेरिट को और स्ट्रॉन्ग करें, मेरिट को और डिफाइन करें, ताकि सिर्फ जो वर्दी कैंडिडेट्स हैं राउंड 1 रखें, राउंड 2 रखें, राउंड 3 रखें. इंटरव्यूज़ के बाद स्कॉलरशिप क्राइटेरिया को मुश्किल से मुश्किल करें और उन कैंडिडेट्स पे इन्वेस्ट करें, उनके फ्यूचर पे, इसी तरह के उनके वहाँ पे जाने से पहले उनकी जॉब्स लगी हुई हों, ताकि वहाँ पर जाके उनको ये ना सोचना पड़े कि हमारे पास जॉब नहीं होगी. बच्चे स्कॉलरशिप से पहुँच जाते हैं, लेकिन स्कॉलरशिप्स का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर बच्चों को खाने पीने के भी पैसे मिल रहे हैं. वहाँ पर एज अ स्टूडेंट मैंने कितने टैक्सेस दिए थे जिनका मुझे पता नहीं था. मेरी स्कॉलरशिप थी 5,000 यूरोज़ की. नाउ इट अपीयर्स कि लाइक 11 लाख स्कॉलरशिप है. मेरा रेंट ही 700 यूरो था, तो 700, और उसमें से मेरा ग्रोसरी ही 300-400 यूरो की थी. मेरा बस का किराया ही 100 यूरो का था, तो 1500 यूरो तो मेरे एक महीने में ख़त्म हो गए. और वो 5,000 यूरो एकदम नहीं मिलते, आपको इंस्टॉलमेंट्स में मिलते हैं. 900 यूरोज़ फर्स्ट सेमेस्टर, आपने 3 कोर्सेज क्लियर की, उसके बाद 5 कोर्सेज कंप्लीट किए, तो फिर 1,300 यूरोज़ के बाद जब 4 कोर्सेज कंप्लीट किए फाइनल सेमेस्टर में, तब बाकी रिमेनिंग अमाउंट. तो उस टाइम पे जब 1,500 यूरो 5,000 में से आपका एक महीने में ही ख़त्म हो गया, तो आप किस तरह सर्वाइव करोगे? सो वो 5,000 का जो वेजर होता है ना, डोंट फॉल फॉर दैट. असल में द रियलिटी इज़ कि यू नीड टू हैव अ जॉब इन ऑर्डर टू सस्टेन योर सेल्फ देयर. सो इवन इफ अ किड और इवन इफ एनी थिंग बाय एनी चैनल कैन हैपन कि अ स्टूडेंट एंड्स अप गेटिंग an internship worth 700 euros, 700 pounds, $1,000 जो मिनिमल आपकी वेज है. That kid will never ever go for anything negative abroad. कोई धोखाधड़ी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं होगा. उनको ये होगा कि अच्छा वो एक क्लियर हेड के साथ पढ़ाई भी कर रही हैं, उनके पास स्कॉलरशिप भी आ रही है, और उनके पास उनके इंटर्नशिप के या पार्ट टाइम, क्योंकि बाहर आपको पार्ट टाइम जॉब ही मिलती है, पार्ट टाइम के उनके पास पैसे भी आ रहे हैं. जब तक, और हाँ मतलब, लेकिन अगर हम उन बच्चों की बात नहीं कर सकते जिन्होंने 5,000 का इधर से फ्रॉड मार लिया, 10,000 का उधर से. अगेन लाइक आई सेड, जब तक आप अपनी फितरत को डिफीट नहीं करोगे तब तक तो आप कुछ भी नहीं कर सकते. पूरे सिस्टम की मेरा ख्याल है ओवरऑल सिस्टम को रिवैम्प होने की ज़रूरत है. इसमें माजरत के साथ हमारे जितने भी ये कंसल्टेंट्स हैं वो भी इसमें शामिल हैं. वो तो आप बात ही मत करें. मेरा खुद एक्सपीरियंस फेक कंसल्टेंट के साथ रह चुका है. जब मैं यूरोप के लिए अप्लाई कर रही थी, यू नो हु यू आर इफ़ यू आर वाचिंग मी, मैं तो साफ साफ बात करूंगी, पता नहीं उनका नाम क्या था, कोई शाजिया समथिंग था, HR कंसल्टेंट का नाम क्या था. आई तो डोंट इवन माइंड गिविंग हर नेम ऑन अ पब्लिक फोरम. She is the biggest fraud I've ever met in my life. Right. And she took the money from me, and my dad always said, Fatima, I'm not getting a positive vibe from this consultant. I was like, no, you don't want me to go abroad, that is why and my please, I would recommend to all the kids, if your parents are having a negative feeling about a consultant, stop. Consultants are the biggest sham to exist in this country. बिल्कुल ऐसी है. कोई स्कॉलरशिप्स वो आपको नहीं देते, आपके पैसे खा जाते हैं, और आपको एंड में पता चलता है कि कुछ था ही नहीं. स्कॉलरशिप उन्होंने थोड़ी देनी है, स्कॉलरशिप तो पब्लिक है ना, वैसे भी पब्लिक है. एग्जैक्टली. आप देखें ऑनेस्टली, आप खुद अपना वीज़ा अप्लाई करें, सारा कुछ आपको. अभी मैंने मतलब यूरोप का मल्टीपल टाइम अप्लाई किया, मैंने खुद किया है. ठीक है, मैंने यूके का किया, मेरा रिजेक्ट हुआ, और रिजेक्शन में भी मुझे रीज़न पता चली कि भाई मेरे एंड से ब्लंडर था वो. राइट. उन्होंने मुझे रिजेक्ट नहीं किया. जब मैंने उसको सारा पढ़ा है, उन्होंने बड़ा क्लियरली कैटेगोरिकली लिखा है कि भाई आपने ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं की, और ये 1-2 आपकी जो ट्रांजेक्शन थी ये आपने प्रूव नहीं दिया. तो मुझे पता चल गया कि मेरी गलती है. अच्छा, यही अगर मैंने कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किया होता तो उसने मुझे प्रॉपर एक टोपी ड्रामा सुनाना था. कि जनाब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. उसने कभी भी वो ईमेल मुझे नहीं देनी थी. ठीक है, पोर्टल का एक्सेस ही आपके पास कभी भी नहीं होता. एग्जैक्टली. तो मेरे ख्याल में अगर इस पूरे सिस्टम की ओवरऑलिंग की जाए ना, अब जिस तरह बच्चे हैं, जिस दिन वो यहाँ से एयरपोर्ट से निकलते हैं, उनके माइंड में एक ही चीज़ होती है कि डिग्री गई भाड़ में, मैंने जो फ़ी देनी थी दे दी, वहाँ जाके मैं सिर्फ दिहाड़ियाँ लगाऊंगा वो यही करते और हैं, पार्ट टाइम जॉब करूँगा. उस पर देखिए, सिस्टम जब तक सही नहीं होगा ना, अब वहाँ पे मावरत के साथ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने हैं वो भी इसी ताड़ में बैठे होते हैं कि कोई बच्चा आए हमारे हाथ लगे. अगर आपकी लेट्स से $10 वेज है मिनिमम, वो आपको देंगे $4-5. अब बच्चे ने जहाँ पे काम करना था 10 घंटे, वो कर रहा है 15 से 20 घंटे. बच्चे को भी रगड़ा लग रहा है, उसको पढ़ाई का टाइम भी नहीं मिल रहा है. ऑन द अदर हैंड, अगर बच्चा प्रॉपर एक प्रोसेस से गुजर के जाए तो उसको ज़रूरत ही नहीं है ना भाई. अगर आपको 10 घंटे काम करके जो पैसे मिल रहे हैं, 5 घंटे में अगर एक्चुअल मिनिमम वेज पे आप काम करें तो आपको मिलेगा. आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा अपने लिए भी.
मी टाइम भी आप निकाल पाएंगे, बिल्कुल। आप अच्छा कमा भी पाएंगे, एट द सेम टाइम डिग्री भी कंप्लीट होगी, बिल्कुल, एंड एट द true. एंड ऑफ द डिग्री you'll get a very decent job. It all comes down to your mindset, मुनी, कि अगर आप वाकई में बाहर के मुल्क तालीम और कुछ बनने के लिए जा रहे हो ना, तो आई हैव दिस utmost belief in अल्लाह कि अल्लाह ताला paves way for you. बट अगर आप वहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान से निकलने के लिए जा रहे हो कि मैं अपनी दुनिया को दिखाऊं कि मैं आपका भाई इधर बैठा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, आई प्रॉमिस यू, यू आर लिटरली जस्ट अ स्ट्रीट स्काउंड्रल, दैट इज़ ऑल यू आर. एंड दैट इज़, आप भी बाहर रहे हुए तो हमने देखा हुआ है कि बाहर क्या हालात होते हैं. ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही. ठीक है ना, तो ये माइंडसेट हमने डिफीट करना है. लेकिन वो माइंडसेट कैसे डिफीट करना है, एज एन एजुकेशनिस्ट इन ऑल ऑनेस्टी आई हैव गिवन अप. आई मीन मैं अभी तंग आके कह रही हूँ, आई हैव नॉट गिवन अप, क्योंकि मेरे लिए माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओनली विद द पीपल आई एम टीचिंग. आई कैन टेल देम दिस इज़ द डायरेक्शन. वो मेरे अब्बू एक बड़ा मुहावरा बोलते हैं कि तुम घोड़े को पानी तक लेके जा सकती हो बट पानी पिलवा नहीं सकती हो. आपने अपने अब्बू की जितनी बातें कर ली, मेरा ख्याल उनको भी पॉडकास्ट में बुलाना उनको आप ज़रूर बुलाएं. वो थोड़े रिलीजियस उसमें चले जाएंगे. सो लेकिन ये है कि बिकॉज माई फादर इज़ एन एग्जाम्पल फॉर मी, मुनीर. वाई? क्योंकि माई फादर इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सक्सेस एंड फेलियर्स. ठीक है ना, he talks about his failures more than his success. I think it's a proud moment for him as well कि उनकी बेटी एक पब्लिक फोरम पे बैठ के बात कर रही है. He never acknowledges it. लेकिन हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम जब कभी फेल होते हैं तो हम लोगों पे ब्लेम डालते हैं, इसकी वजह. जब कामयाब होते हैं, अना मैंने किया है, मैंने, उस वक्त हम किसी को अप्रिशिएट नहीं करते. बट इट्स गुड. नहीं, my Abba is very conducive with compliments. Honestly, if this podcast goes out, so like even when I got a distinction, and my dad just said, "Congratulations, good job." और उसके बाद माई मदर वॉज शेयरिंग हिज स्क्रीन शॉट्स कि उन्होंने मेरी फोटोग्राफ्स और इतने लंबे पैराग्राफ्स अपने फेसबुक पे शेयर किए. आई एम लाइक, व्हाई डज ही नॉट से ऑल दीज थिंग्स टू मी, टू माय फेस, रादर देन जस्ट. मेरे पास इसका आंसर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हालात चल रहे हैं मैं पब्लिकली बोल नहीं सकता, क्योंकि उनका जो पीछे का बैकग्राउंड है ना, मैं बता दूं, उस बैकग्राउंड में भी उनको ये चीज़ सिखाई जाती है ना. क्या ये फिर आप मुझे ऑफ कैमरा बताइएगा. आधा तो मैंने बता दिया, ये मेरा ख्याल है समझदार के लिए निशानी काफ़ी है, लेकिन ऑफ कैमरा बाकी बता दूंगा. अच्छा, इंडिविजुअल लेवल पे ठीक है, स्टेट के रोना रोते रहेंगे हम, नहीं होना, नेशन ने भी सही नहीं होना. लेकिन क्योंकि मैं भी बच्चों के साथ बड़ा इंटरेक्ट करता हूँ, आप भी करती हैं, अभी एक अच्छी खासी लॉट है जो पिछले 5 साल में तैयार हुई है, जो फ्रीलांसर्स के तौर पे हुई है. उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एक्चुअल में दे आर जस्ट लुकिंग फॉर अ लैडर, कि उनको एक ऐसी सीढ़ी मिल जाए कि जिससे वो बस कदम रख के ऊपर चढ़ जाए, और दे आर वेरी क्लियर इन देयर विजन. उनको आप जैसे लोगों की ज़रूरत है. उनको एक ऐसा कोच, मेंटोर, एक ऐसा गाइड चाहिए, एक ऐसा दोस्त चाहिए जो कि उनको गाइड कर सके, और वो एक्चुअली रेडी हैं इस चीज़ के लिए. तो उनके लिए डेफिनेटली उनमें से बहुत सारे बच्चे सुन भी रहे होंगे, आपके भी बहुत सारे स्टूडेंट सुन रहे होंगे. ऐसा क्या मशवरा देना चाहेंगे कि देखें लोकल लेवल के ऊपर ना, अब देखें एक बच्चा जब गांव से निकल के शहर में आता है ना, ठीक है, मैं बड़े शहर की, मेट्रोपॉलिटन की भी बात नहीं करता, छोटे शहर से बड़े शहर में आता है ना, तो उसके लिए बहुत बड़ा एक ख्वाब जैसा होता है. उस शहर से निकल के जब वो मेट्रोपॉलिटन में आता है तो उसकी दुनिया चेंज हो जाती है. अब बीइंग अ लाहौरी, अब मुझे अगर कोई आगे कहता है ना, यार ये क्या है, अब बहुत सारे हमारे कराची के बहुत सारे दोस्त हैं, तो उनके साथ अक्सर चलती रहती है हमारी. मैं काफ़ी दफ़ा कराची गया हूँ, तो मुझे कोई इतना बुरा नहीं लगा कराची, टू बी ऑनेस्ट. वो जब यहाँ पे आते हैं ना, वो कहते हैं यार ये तो जन्नत है. मैं कहता हूँ क्या डिफरेंस है लाहौर में और कराची में. मुझे तो बल्कि कराची की ट्रैफिक ज़्यादा डिसिप्लिन लगी और ज़्यादा मतलब अच्छा है. कहते हैं आपने वो कराची देखा नहीं. तो लाइक वाइज जब बच्चा इंटरनेशनल स्टेज पे जाता है, वो किसी भी कंट्री, गल्फ में चला जाए, यूरोप में चला जाए, UK US में, वो एक डिफरेंट गेम है. ट्रू. वो उसका मिजाज, उसका प्रेशर, उसकी हैंडलिंग बिल्कुल डिफरेंट है कंपेयर टू आपका लोकल कल्चर. बच्चे को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि क्या 3-4 चीज़ें हैं अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी कम्युनिकेशन के अंदर. अब यहाँ ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना, कम्युनिकेशन को लोग सिर्फ ये समझते हैं जी अच्छी इंग्लिश बोलनी आती है तो इट्स नॉट कम्युनिकेशन एट ऑल. ये तो सिर्फ एक लैंग्वेज है ना. एग्जैक्टली. बात कैसे करना है, एक्सप्रेस किस तरह से करना है, आपने आपकी ड्रेसिंग कैसे होनी चाहिए, आपके हैंड जेस्चर किस तरह से होने चाहिए, आपका जब आप रूम में वॉक इन करते हैं तो आपका उस वक्त आपके क्या एक्सप्रेशन होने चाहिए, बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, जब आप बात स्टार्ट करते हैं तो आपका किस तरह से होना चाहिए, अल्फाज का चुनाव कैसे होना चाहिए. इसके ऊपर अगर थोड़ा सा 1-2 मिनट आप बात करना चाहिए. मैं बिल्कुल, आई वुड लव टू बेसिकली रिफ्लेक्ट ऑन दैट बिकॉज देयर आर सो मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स हु एक्चुअली क्वेश्चन मी. मैं अपने स्टूडेंट्स को ना, बिकॉज वंस दिस पॉडकास्ट गोज आउट, जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं भी हैं, जो अभी बेसिकली स्टूडेंट्स हैं सिर्फ, उनको सबसे पहले तो आई वुड जस्ट वांट टू से वन थिंग, डोंट वरी अबाउट योर फ्यूचर. फ्यूचर डज नॉट एग्जिस्ट. What exists is your present, and present is actually a gift to you.
Focus on your present because don't start aging way before your age. जितना आप अपनी पढ़ाई को enjoy करोगे कि ये देखो अभी मैं फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, उतना आप अपने करियर बिल्डिंग पे फोकस करोगे. जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में बैठ के 4 साल का सोच रहे होगे कि आफ्टर 4 years what will happen, you are going to sabotage your present and you are not even going to be mindful of what you want to be in your future. So for me future does not exist. What exists is my present. Because अगर आप खुद सोचें मुनीर, हम जिस अब एक माशरे में रह रहे हैं, मुझे जो नफ़रत है, this is for all the interviewers, don't ask questions where do you see yourself in 5 years. My friends, I don't even know if I'm alive in 5 years. I don't even know if I'm alive after 5 months. I don't know. I can be an astronaut in 5 years. I can just be a housewife in 5 years. I can just be a guitarist in 5 years. I can just be nothing in 5 years. True. Being a nothing, I might be happy. Being an astronaut, I might not be happy. I might have a lot of money and be miserable. I might have no money and be very happy. You know, so just stop asking such stupid questions. Where do you see yourself in 5? No, I don't know where. Ask me, where do I see myself in your company? And I'll tell you, I see myself over here. Why? Because I can contribute based on my expertise, skills, if you give me the right platform. I can be an asset to your organization, that I can promise you. तो जो हाँ, और हमारी जो बात हो गई पर्सनैलिटी, मैं इस चीज़ के ऊपर बहुत एडवोकेट हूँ. Focus on your hygiene, please. Focus on your dressing and focus on how you represent yourself. If you are a dirty, unkempt individual who's walking in my room, मेरे दिमाग से अभी, because अब देखें एक हमारा सेटअप क्या, if I have an organization, I don't care if you are MIT grad and unkempt. My organization has to be represented by an individual who has good representation, because that individual is going to be representative of me. और अगर मैं अपनी कंपनी में अनकेम्प्ड इंडिविजुअल्स को हायर करूँगी, सो दैट रिफ्लेक्ट्स कि भाई इनकी ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप ही कुछ अनकेम्प्ड है. ठीक हो गया ना? क्या कहते हैं, बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर. You always want to be surrounded by people who represent you. True. I do not want to sit in a crowd where people are just talking stupid stuff, because I know I don't like being, because I'm very socially awkward. I like being with an educated crowd where we're talking and, you know, just having discussions about different stuff. I like being empowered by empowered people because I see myself in that category, right? तो अगर आप तो अपने कपड़ों पे आप कॉन्सेंट्रेट करें, जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है, टेक अ ब्रीदर. ऑलवेज रिमेंबर, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ, जब वो प्रेजेंटेशन में भी आते हैं, दे आर हाइपर वेंटिलेटिंग, स्वेटिंग, आई एम लाइक रिलैक्स, क्योंकि उनके दिमाग में क्या होता है, क्या लोग हमें सोच रहे हैं. मैं उनको हमेशा एक चीज़ समझाती हूँ, देखो मैं लेक्चरर हूँ, मैं ऑलमोस्ट 200 स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ. तुम लोग उस टाइम पे मेरे बारे में कुछ नहीं सोच रहे होते, तुम लोग सिर्फ देख रहे होते हो. तो व्हेन आई वाज अ किड एंड आई हैड अ मेंटोर हु लिटरली जस्ट सेड वन थिंग टू मी कि फातिमा, यू स्पीक सो वेल, व्हाई डू यू नॉट गेट इनटू डिबेट्स? एंड आई एम लाइक, नो, आई हैव स्टेज फ्राइट. शी लाइक, ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन यू गेट ऑन द स्टेज, just think there are a bunch of eyes looking at me, nothing more. And इतनी सी बात ने मेरा पूरा पर्सपेक्टिव ऑफ वो स्टेज फोबिया ऐसा ख़त्म किया कि लाइक, एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग डिबेट्स. तो अगेन वही बात है कि इंटरव्यूअर भी आज जो आपका बैठा हुआ है, वो भी आपकी उस जगह से निकल के उस एक पोजीशन में आया है, उसके भी हिकअप्स रहे होंगे. तो इट इज़ ऑलवेज ट्रायल एंड एरर. यू माइट नॉट सक्सीड इन वन इंटरव्यू एंड दैट्स ओके. इट डज नॉट मीन यूर अ फेलियर, but you will be, as long as you want to improve. और वो सारा आप पे बताता है how badly you want to improve. तो वो सारा आपका पर्सनल डिस्क्रेशन है कि इम्प्रूवमेंट कैसे आएगी. यू वॉच गुड मूवीज़, यू वॉच गुड डॉक्यूमेंट्रीज, यू रीड, यू लर्न, यू मेमोराइज एंड यू टॉक टू योर सेल्फ. मेरी ज़्यादातर प्रेजेंटेशन जितनी भी होती थी, बिफोर प्रेजेंटेशन मैं हमेशा शीशे के सामने खड़े होकर रिहर्स करती हूँ, बिकॉज यू आर योर बिगेस्ट कंपैटिटर. Because you are looking at yourself in the mirror and you are seeing yourself looking back at you. Exactly. And you are your biggest critic and you are your biggest winner. ये best way है. Best way है. So these are my simple
टिप्स एंड ट्रिक्स की लाइक इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है. कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये है एज अ सेंडर एंड एज अ रिसेप्टर आर वी एबल टू रिसीव एंड सेंड अक्रॉस द मैसेज विच इज़ इंटेंडेड टू बी रिसीव्ड एंड बी इंटरप्रेटेड. तो वो कम्युनिकेशन की सिर्फ ये बात है, आप मेरे से क्या सवाल पूछेंगे और मैं आपको उस सवाल के अकॉर्डिंगली वो जवाब दे रही हूँ. क्योंकि मेजॉरिटी क्या होता है कि सवाल इंटरव्यूअर कुछ और पूछता है, तो या तो इंटरव्यूअर के सवाल में कोई प्रॉब्लम होता है कि वो इंटरव्यूई जो होता है उसका जवाब सही से नहीं दे पाता. सो द प्रॉब्लम इज़ द कम्युनिकेशन. So the interview should be so simple and so streamlined. It should only focus on your skills, your achievement, and your contribution in terms of what you can do with the organization. You know, and that only comes with practice and practice. That's do you really believe कि confidence is permanent? 100%. या ये situational होता है? I believe I'm an advocate of one thing, Muni. You have good days, you have bad days. I may be a very confident person, as people think. But there are days there have been many instances कि जब I've been going through my own struggles, कोई personal issues या कोई struggles, और मैं mentally उस जगह पे हूँ ही नहीं कि I would be tongue tied. I would start stuttering in my interview and I would actually answer I would give the interviewer an absolutely different answer to what he's asking. So what does that show? कि I'm just a human being. अच्छा, यहाँ पे एक सवाल ही आता है कि अक्सर ये मेरे साथ भी होता है कि अब जिस तरह हालांकि हम कैमरे वाले लोग हैं, कभी मसला नहीं है, इतने अरसे से काम कर रहे हैं. एक दो दफ़ा ऐसा हुआ है कि मतलब आप यू जस्ट वॉकिंग अराउंड द स्ट्रीट, अचानक आपके सामने को माइक लेके आ गया. ये क्या हो गया? Exactly. तो कॉन्फिडेंस इज नॉट परमानेंट, इट्स अ सिचुएशनल थिंग. It's a situational अब thing. यहाँ पे सवाल ये आता है अगला कि फातिमा, अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में आ गए कि आप हैं तो कॉन्फिडेंट इन जनरल, बट एक सिचुएशन में अगर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शैटर्ड हुआ है, तो व्हाट आर द प्रिकॉशनरी मेजर्स कि आप किस तरह कम बैक कर सकते हैं? बिकॉज एक वोकल पर्सन जो होता है ना, उसके पास ऑलवेज ऑल्टरनेट होता है. या सम टाइम आपको किसी ने ऐसा सवाल पूछ लिया या आप एक ऐसा सेंटेंस बोल रहे हैं जो आप कंप्लीट नहीं कर पाए फॉर सम रीजन, तो इसका फॉरन रेमेडी क्या है? किस तरह से आप अपने कॉन्फिडेंस में वापस आके विद इन फ्यू सेकंड आप अपना कम बैक कर लेते हैं? अगर आप सिर्फ ये कहेंगे ना, जस्ट गिव मी 1 minute, I promise you every interviewer will give you 1 minute. Of course. Relax, breathe and think about what you have to say. जितना आप रिलैक्स होके अपने जवाब को सोच के और जितने मध्यम तरीके से अपने जवाब को बताएंगे, आप उतना ही ज़्यादा सक्सीड करेंगे. हमारा प्रॉब्लम क्या है, ये आप भी, क्योंकि अब माशाल्लाह यूर इन अ हायरिंग पोजीशन वेयर यू हायर पीपल. मेजॉरिटी कैंडिडेट्स मैंने देखे हैं जिनको मैं भी इंटरव्यू एट टाइम्स करती थी, दे वुड नॉट लेट the interviewer finish the question, but they would be ready with the answer. So the interviewee must take 30 seconds, 20 seconds at most to sit, to absorb what the question is, and then क्योंकि listening capacity हमारी नहीं है. हमें क्या होता है, अच्छा आपने मुझसे सवाल पूछा, बाम हम आपको आंसर देते नहीं. दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि वही अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी, लिसनिंग कैपेसिटी, एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी हमने इतनी मिनिमल कर ली कि हमें लगता है कि एज सून एज द इंटरव्यूअर इज गोइंग टू फिनिश द क्वेश्चन, द क्विकर वी आंसर द बेटर इट इज़. वाई? बिकॉज हम नहीं, आपका सिलेक्शन इस पे नहीं होता एट हाउ फास्ट यू आर विद योर आंसर. आपका सिलेक्शन होता है कि आपकी पर्सनैलिटी एक इन्वायरमेंट में जिसमें आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है, उसमें आपने उस सवाल को किस तरह एब्जॉर्ब किया. Did you listen to what he said? Did you absorb what he said? And how are you going to interpret the question he asked? So just sit back, take 10 seconds, breathe, and then answer. और मोस्टली ये होता है कि इंटरव्यू के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका कोई आंसर सही या गलत नहीं होता. ठीक है, क्योंकि वो सिचुएशनल होता है. वहाँ पे आपका जो एम्प्लॉयर होता है या जो होने वाला एम्प्लॉयर है, उसकी मेन इंटेंशन ये होती है कि मैं इसकी ये देखना चाहता हूँ कि इसकी थॉट प्रोसेस क्या है इस क्वेश्चन के पीछे. ठीक है, वो उस चीज़ को ऑब्जर्व करना चाह रहा होता है, ना कि वो येस और नो को. दूसरा यहाँ पे एक सवाल ही आता है कि जो हमारे यहाँ तो बड़ा इस चीज़ को जो है ना शेमफुल भी समझा जाता है, क्या किसी भी सिचुएशन के अंदर नो कहना अच्छा है या नहीं है? बहुत अच्छा है, क्योंकि हम तो कहते हैं हम हरफन बोला है, हम अल्टीमेट नॉलेज रखने वाले लोग हैं, हमसे बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता. तो बहुत सारे लोग जो है वो नो को पसंद नहीं करते. वो कहते हैं नहीं भाई, जैसा कैसा मैं चाहे इसका गलत आंसर क्यों ना दूं, मैंने देना जरूर है. तो नो की क्या इंपॉर्टेंस है ओवरऑल एक प्रोफेशनल लाइफ के अंदर? नो की ये इंपॉर्टेंस है, ये आपने इतना ज़बरदस्त सवाल पूछा है कि एक जगह पे मैं काम कर रही थी एंड आई वॉज हाफ द एज ऑफ द पर्सन जिन्होंने मुझे काम सबमिट करवाना था.
तो ही स्टार्टेड स्टेरियोटाइपिंग मी एज ये तो बाहर की आई है, इसको क्या पता. तो इट काइंड ऑफ लाइक शोड कि वो ऑलरेडी एक कॉम्प्लेक्स इंडिविजुअल थे जिनको एंड ही वॉज कॉन्स्टेंटली ही वॉज नॉट रिगार्डिंग मी एज मिस फातिमा एंड यू नो एज एन इंडिविजुअल बाहर की लड़की. सो बेसिकली तो ये जहालियत तो आपकी पहले वहाँ से स्टार्ट होती है, राइट. दूसरा ये कि जब वो मुझे काम सबमिट करते थे एंड आई वुड रीसबमिट हिज वर्क by saying no sir, I cannot approve this because if this content is going to go out through me, my head is on stake and I'm sorry, I'm not going to let this stupid newsletter वो भी मैंने इसको audit किया, I do not क्या कहते हैं approve of it. ठीक है. फिर आप ही कर दे. मैं कहा नो सर, ये काम आपका है, आप करेंगे. I'm going to give you headlines कि इसके अंदर आपने ये चीज़ें लिखनी, प्लीज़ रीसबमिट करें. प्रॉब्लम क्या आती है, मैं एरिया ऑफ प्रिविलेज से बोल रही हूँ. एरिया ऑफ प्रिविलेज मेरी ये नहीं है, मैं फाइनेंसेस की बात नहीं कर रही. एरिया ऑफ प्रिविलेज ये है कि आई हैव वर्कड वे टू हार्ड इन लाइफ टू टेल द पर्सन हु आई एम रिपोर्टिंग टू कि नो सर, डोंट ट्राई टू एक्सप्लॉइट मी. दिस इज़ योर फील्ड ऑफ वर्क, दिस इज़ माई वर्क. Let's just walk through whatever is set out for you, whatever is set out for me. And you're being paid for that, by the way. I'm being paid for it. और अगर आप अपना काम अच्छे से नहीं करेंगे तो मैं आपका दिया हुआ काम अच्छे से नहीं करूँगी. और आपका दिया हुआ काम आप खुद मुझे करके देंगे, मैं आपका काम नहीं करूँगी. यहाँ पे क्या होता है, हायर अथॉरिटीज़ लोअर वालों पे इतना काम डालते हैं. और मैं उन सारे हायर अथॉरिटीज़ की मैनेजमेंट को लिटरली मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, अगैन मैं कोई जनरलाइज नहीं कर रही, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया स्टेटस से टाइम वेस्ट करते हुए देखती हूँ. सारा का सारा उन लोगों ने गधे बनाए हुए होते इंटर्नीज़ को या लोअर मैनेजमेंट को, जो कि उनके बिहाफ पे उनकी सारी चीज़ें और क्रेडिट लेने के लिए वो सबसे पहले क्या कहते हैं एक्कोलेट्स देने के लिए खड़े हुए होते हैं कि जी हमने. सो वाई. तो मैं तो बहुत ओपनली एक बात करती थी, मैं कहती थी नो, ही डिड नॉट डू इट, आई डिड दिस वर्क एंड इट इज़ नॉट बिकॉज आई एम हंग्री फॉर क्रेडिट और फॉर रिकग्निशन. नो, इट्स माई वर्क एंड आई शुड बी रिकग्नाइज्ड फॉर इट. तो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू अंडरस्टैंड कि देखिए रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है. प्लीज़ डू नॉट बी disrespectful towards the higher management, but if you see that they are being unfair towards you and they are taking away your work, a work which should be credited आपके नाम पे और आपको उस चीज़ का ड्यू क्रेडिट मिलना चाहिए, stand up what is yours, because sometimes especially in our country people don't give respect, so you have to demand respect. And as an individual I demand respect. Right. और ये आप देख भी लीजिए, जिन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर लीडरशिप वाला जो स्टाइल चलता है ना, वो हमेशा फ्लरिश करते हो. जिन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मैनेजेरियल स्टाइल चलता है कि सिर्फ मैनेजर्स हैं ऊपर, ठीक है, कमांड देने के लिए, वो लीड नहीं करते टीम को, वहाँ पे आप देख लीजिए सिर्फ बैकबाइटिंग और इस तरह के सारे कुछ मैनेजर्स इतने ज़बरदस्त होते हैं. फॉर एग्जांपल आई हैड द प्रिविलेज कि माय मैनेजर्स वर अमेजिंग, लेकिन मेरी जो काम चल रहा था वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ था. एंड इट इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल टू हैव सपोर्ट ऑफ देयर मैनेजर्स एंड फॉर देम टू नो कि ओके देयर मैनेजर्स आर ऑन देयर बैक, because support is very important for an individual to thrive in an environment. I just believe that it is important for all individuals, barring apart the fact that he is a CEO, he's a CFO, he's a admin head, whatever department he comes from, to just be honest with his work and not exploit the other person. तो ये जो है ना, मैं हमेशा कहती हूँ इंडिविजुअल कैथार्सिस की गेम है सारी. सो आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी किसी को एक्सप्लॉइट मत करो, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी किसी को एक्सप्लॉइट मत करो. लेकिन ऑफ कोर्स जो यंगस्टर्स आ रहे होते हैं, दे आर मोस्टली अ विक्टिम ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, कि उनके साथ बहुत एक्सप्लॉइटेशन चल रही होती है इन टर्म्स ऑफ दे आर बीइंग ओवरवर्क्ड, अंडरपेड. लेकिन अगर आपको लगता है कि अब ज़्यादा हो गया, लर्न टू से नो and learn to stand on your moral ground and tell them, okay, I know you're exploiting me, that's it. क्योंकि अगर हमने इस चीज़ के ऊपर बिलीव करना स्टार्ट कर दिया कि रिस्क अल्लाह की ज़ात नहीं देना है, इंसानों के इख्तियार में कुछ नहीं, क्योंकि हम डरते हैं और हमें लगता है कि रिस्क इंसानों ने देना है. और ये चीज़ मैं भी डरती थी, आप भी डरते होंगे, हमारे साथ जो भी कमरे में है सब डरते होंगे. लेकिन हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जब तक हमारा दाना
वो कहते थे ना नहीं, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। जब तक हमारा दाना और पानी और रिस्क एक सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन में, इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। तो जब हम अपना ईमान स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो हम अपना काम भी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। फातिमा, बहुत शुक्रिया आपका। आई थिंक सो हमने बड़ी एक कंक्रीट डिस्कशन की और काफ़ी डिटेल में जाके चीज़ों को हमने डिस्कस भी किया। कुछ चीज़ें हमने ऐसी भी डिस्कस की जिस पे शायद लोगों को लगे कि यार ये दोनों बैठ के यहाँ पे जो है ना बाहर से आए हैं, इनका तो दिमाग ख़राब है, तो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है जब तक हम इस तरह की बात नहीं करेंगे तो जो आगे हमारी यंग लॉट आ रही है, जो कि फ्यूचर है इस मुल्क का, फातिमा आपको ये सुन के हैरानगी होगी, बल्कि पता भी होगा इस चीज़ का, कि हम दुनिया के उन चंद ममालिक में हैं जिसकी 65% आबादी लेस दैन 30 है। हमारा तो हो गया, गेम हो गई, ठीक है। अब हम तो अपने बुजुर्गी की तरफ मैं तो जा रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि 35 के बाद आप अपनी बुजुर्गी का ऐलान कर दें, बस कर दें। डोंट से दैट। अच्छा ये है, ये पता मुझे मिड लाइफ क्राइसिस हो रहे हैं आपसे बात करके। ये क्यों कहना ज़रूरी है कि जब तक अभी हमने लास्ट पॉइंट जब हमने जो जिस पे ख़त्म की ना कन्वर्सेशन, वो यही है ना कि जब अपने आप को आप इस सीट का नशा नहीं छोड़ेंगे ना, जब आप यही कहते रहेंगे नहीं जी मैं इसी के काबिल हूँ, भाई जब तक आप अपने आप को मेंटली तौर पे रिलैक्स नहीं करेंगे और ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि अब ये सीट किसी और को भी देनी, यंग बच्चे पीछे पूरी लंबी लाइन लगी हुई है। तो 35 का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हम बिल्कुल ही कामकाज छोड़ के घर बैठ जाए, नहीं। अब इसका मतलब ये है कि भाई आपके पीछे अब जो पूरा क्यू है ना उसको मौका दीजिए, ठीक है। लेट देम कम ऑन द फ्रंट बिकॉज दे हैव मोर एनर्जी देन यू, दे आर मोर इंटेलिजेंट देन यू, बिकॉज वो आज का बच्चा है, वो आज चैट जीपीटी का बच्चा है, वो एआई का बच्चा है। अब तो वो पुराने रजिस्टरों वालों, खैर रजिस्टरों वालों से तो नहीं है हम, एटलीस्ट हम कंप्यूटर वाले बच्चे थे। आज हमारा सिस्टम इतना बोसीदा क्यों है, बदहाली का शिकार क्यों है, उसकी मुझे जो एक ही वजह नज़र आती है कि आज भी हमारा वो बाबा बैठ के रजिस्टर पे नोट कर रहा है चीज़ें, ठीक है। वो बाबा कंप्यूटर पे नहीं आया। आने वाले 2-4 साल में हमारे वाले जो हम लोग हैं, हम एटलीस्ट कंप्यूटर वाले लोग इस सिस्टम में आ जाएंगे, जितना भी हमारा ये सिस्टम इस वक्त बदहाली का शिकार है। आने वाले अगले 15 साल के अंदर हमारा भी फिर गेम आउट हो जाएगा, फिर ये बच्चा जो आज एआई का बच्चा है ये बैठा होगा उस वक्त, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा। थोड़ी सी एक इंटेंशन चाहिए बस यहाँ पे पॉजिटिव, बाकी सब कुछ सही होने वाला है इंशाल्लाह। इंटेंशन एंड रिसोर्सेस, बिल्कुल रिसोर्सेस है फातिमा, रिसोर्सेस तो कर लगाने वाले भी तो लोग बने ना, दैट्स अब बस वही है, इंटेंशन चाहिए ना। Exactly. बहुत सारे अच्छे लोग आए पिछले कुछ सालों में। अब जिस तरह एक आईटी मिनिस्टर बाहर से लेके आए, मुझे उनका नाम से इनसे निकल गया है, वो बेचारी भी हम बाकी ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरह, उन्होंने भी कोशिश की बट अनफॉर्चुनेटली शी कुड नॉट डू मच, ठीक है। She went back because people don't want to change, that's the problem. तो ये चेंज होगा क्योंकि अब ये जो आखिरी बाबों की लॉट आखिरी चल रही है रजिस्टर वाले, तो आई एम ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ वन थिंग कि हमारी लॉट जब आ जाएगी ना, अभी बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं इस पोजीशन के ऊपर, वो जीएम लेवल पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में 21वें 22वें ग्रेड तक पहुंच चुके हैं एंड दे आर एक्चुअली मेकिंग चेंजेस। तो उनके नीचे अब जो नई लॉट हायर हो रही है वो भी रिसेप्टिव है और वो भी एआई के लोग हैं। तो इंशाल्लाह यही चीज़ें चाहिए और हमें अपने हिस्से का पौधा लगाना है इंशाल्लाह, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ा है। हमारा काम है पानी देना, बाकी उसको फल देना। Individual deed matters. Exactly. I mean, even when I've stopped thinking of changing the world, no, you can't. Just change yourself and the change will follow. मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ कि देखें, हम पाकिस्तान की बात बड़े मुंह उठा के आराम से कर देते हैं, हम किसी भी डिपार्टमेंट को रगड़ देते हैं। भाई एक इंडिविजुअल लेवल पे एक ही बाप और माँ की जो औलाद जो है, 3 या 4 बच्चे अगर जिनके हैं या 5 बच्चे हैं, वो उनको नहीं मैनेज कर सकते, उनको एक डायरेक्शन नहीं दे सकते। 5 बहन भाई, सारों की अलग नेचर है, सारों के अल्लाह ने रिस्क उनका अलग अलग लिखा है, उनके करियर अलग अलग लिखे हैं। हम अपनी गली को नहीं सुधार सकते, ठीक है, मोहल्ले को तो छोड़े, ब्लॉक को तो छोड़े, तो हम बात करें कंट्री की। तो एज ए इंडिविजुअल लेवल पे आई थिंक सो एवरीबडी नीड टू थिंक अबाउट इट। और मैं तो इसका एक ही मिसाल देता हूँ कि रात को सोने से पहले अपने गिरेबान में जरूर झांके, 100%, yes. वहाँ से आपको अंदर से आवाज आएगी, शर्म करो थोड़ी। Probably. बहुत शुक्रिया फातिमा, थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ लवली डिस्कशन। Thank you. And I hope your audience will also like it. I hope so. आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया जी। मैं इस तरह के मज़ेदार टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करता रहता हूँ, दो कि आप लोग उसको ड्राई समझते हैं, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि हर एक पॉडकास्ट मेरे लिए एक पौधा है। आज ये मैं लगा रहा हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये कल को फलदार दरख्त बनेगा। आप लोग भी अगर पसंद आए ये पॉडकास्ट तो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर दिल करे तो इस तरह के टॉपिक हमें सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं और मज़ेदार गिफ्ट इस तरह के लेके आ सकूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।